हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स की एमटीपी सीरीज 1 सॉल्व करेंगे फॉर जैन 2026 एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन सब प्राइम क्राइसिस एंड ग्रीस क्राइसिस। देखिए, ये जो दो क्राइसिस है ना, ये हम बिजनेस साइकिल के चैप्टर में इनके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ये क्राइसिस के बाद आर्थिक मंदी यानी कि रिसेशन जैसी सिचुएशन आई थी। तो ये दो क्राइसिस में सिमिलैरिटी क्या था? देखिए, ऑप्शन ए, हाई फाइनेंशियल लेवरेज का मतलब होता है डेट की सिचुएशन, ठीक है, लोन देना। अब देखिए, ये दोनों क्राइसिस में क्या हुआ था कि जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे इन कंट्री के, उन्होंने अंधाधुंध लोगों को लोन देना शुरू किया था विदाउट प्रॉपरली चेकिंग देयर एसेट, ठीक है। इसकी वजह से जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसमें बर्डन आ गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोन वो दे चुके थे। और क्या हुआ था कि लोग टाइमली बाद में लोन चुका नहीं पाए थे, क्योंकि वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल नहीं थे, ठीक है। दूसरा, लो इंटरेस्ट रेट। इस टाइम पे जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अपना इंटरेस्ट रेट काफी कम रख रहे थे ताकि ज्यादा लोग इनसे लोन ले पाए, ठीक है। इनका एम था ज्यादा लोन देना, लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर हम एसेट बिना देखे, बिना अच्छी एसेट गिरवी रखे लोन देंगे तो बाद में हमें मुश्किल होगा, ये इन्होंने नहीं सोचा, ठीक है। एंड थर्ड, क्रेडिट एक्सपेंशन, यानी कि ऑब्वियसली ज्यादा लोन देना। तो ये तीनों ही सिचुएशन थी, ठीक है। और बाद में इसकी वजह से जब लोग फॉल्टर करने लग गए लोन में, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स में बर्डन आ गया था, और जिसकी वजह से पूरी कंट्री में एंड इवन अदर कंट्रीज में भी रिसेशन देखने को हमें मिला था, ठीक है। तो ये तीनों ही कॉमन सिमिलैरिटी थी बिटवीन दीज टू क्राइसिस। सो आंसर होगा डी, ऑल दी अबव। Question number 2. In explaining the level of unemployment, Keynes emphasized change in technology, aggregate demand, inflationary expectations या फिर lending by financial institutions। देखिए, कीन्स हमेशा emphasize करते हैं aggregate demand, ठीक है। उनका मानना है कि जो भी अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन इकोनॉमी में आती है, उसका मेन कारण होता है एग्रीगेट डिमांड। अगर एग्रीगेट डिमांड अच्छी है, ज्यादा है, तो ज्यादा लोग हायर करेंगे, ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे। अगर एग्रीगेट डिमांड कम है तो कम लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन ही कम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड। Question number 3. An increase in marginal propensity to consume will lead to the consumption function becoming steeper, shift the consumption function upwards, shift the consumption function downwards, या फिर shift the saving function upwards। देखिए, marginal propensity to consume MPC क्या है? It is basically the slope of the consumption function, ठीक है। एंड अगर हमारा स्लोप ज्यादा होता है तो हमारा कर्व स्टीपर बनता है, एंड अगर स्लोप कम होता है तो कर्व फ्लैटर बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एमपीसी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, यानी कि स्लोप ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो हमारा कर्व क्या बनेगा? स्टीपर बनेगा। सो इट विल लीड टू कंजम्पशन फंक्शन बिकमिंग स्टीपर। देखिए, जो कंजम्पशन फंक्शन में शिफ्ट है ना, ये शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट तब होता है जब हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर यही चेंज हो जाती है तब शिफ्ट होगा। लेकिन अगर सिर्फ एमपीसी चेंज होता है तो शिफ्ट नहीं होता है, बस हमारा कर्व स्टीपर या फिर फ्लैटर होता है, ठीक है। देखिए, आप ये फिगर से भी समझ सकते हैं। जो स्लोप बी है, दिस इज योर एमपीसी, ठीक है। तो देखिए, पहले बी यहाँ पे है, तो दिस इज आवर नॉर्मल कंजम्पशन फंक्शन, ओके। अब अगर बी इंक्रीज हो जाता है तो हमारा कर्व हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, यानी कि देखिए, बी अब इतना ज्यादा हो गया है, ठीक है। सो दैट मीन्स हमारा कर्व क्या हो गया है? यहाँ पे स्टीपर हो गया है, ठीक है। अब अगर बी कम होगा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा, तो हमारा कर्व हमें कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। देखिए, बी पहले से कम है, राइट। एक मिनट में मिटा देती हूँ, देखिए। ओके, हमारा कर्व कुछ इस तरीके का हमें दिखेगा, ओके। देखिए, पहले हमारा बी इतना ज्यादा था, अब हमारा बी सिर्फ इतना है। तो बी जब कम हो जाता है ना, तो कर्व हमारा फ्लैटर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब शिफ्ट कब होगा? शिफ्ट समझने के लिए एक बार मैं इसे हटा देती हूँ, ठीक है। देखिए, शिफ्ट कब होगा? जब आपका ये ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है,
ए है ना, अगर यही चेंज हो जाता है तो शिफ्ट होगा। जैसे कि लेट्स से अगर ए इंक्रीज होके यहाँ तक हो जाता है, ठीक है, ये पूरा हमारा ए हो जाता है, तो न्यू कर्व अब हमारा यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। तो देखिए ये पुराना कर्व, ये न्यू कर्व, तो यहाँ पे हमें क्या दिखा, एक इंटायर न्यू कर्व दिखा, यानी कि दिस इज कॉल्ड शिफ्ट, ठीक है। तो जब ए में चेंज आती है तो शिफ्ट होगा, जब सिर्फ बी में यानी कि सिर्फ एमपीसी में चेंज आती है तो यही कर्व या तो ज्यादा स्टीपर होगा या तो फ्लैटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो रही है, तो हमारा कर्व ज्यादा स्टीपर बनेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स? टैक्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज इन कंजम्पशन, इंक्रीज इन प्रोडक्शन, रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू या रिडक्शन इन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए गवर्नमेंट टैक्स क्यों कलेक्ट करती है? टू रेज पब्लिक रेवेन्यू, यानी कि जो जनता के इनकम का कुछ हिस्सा है वो गवर्नमेंट के पास आ जाए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा रेवेन्यू हो जाए और वो पैसा गवर्नमेंट यूज कर सके कंट्री की बिल्ड करने के लिए, है ना। सो दैट्स व्हाई द मेन पर्पस इज रेजिंग पब्लिक रेवेन्यू। Question number 5, the value of which work is added in the calculation of GDP? तो इनमें से कौन सा जीडीपी में इंक्लूड होगा? हाउसवाइफ्स वर्क। देखिए जब हाउसवाइफ अपने परिवार के लिए काम करती है तो वो पैसों के लिए तो नहीं कर रही है ना, वो तो आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन कर रही है, तो ये जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगा। अ टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, सिमिलरली अगर टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है तो अपने बच्चे से फीस नहीं ले रहा है ना, वो ये वॉलेंटरीली आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन पढ़ा रहा है, तो ये भी जीडीपी में नहीं इंक्लूड होगा। द वैल्यू ऑफ रीसेल ऑफ ओल्ड शेयर्स, देखिए शेयर्स की जो खरीद बिक्री है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है एंड शेयर्स जो है ये फाइनेंशियल एसेट है, एंड जीडीपी में हम फाइनेंशियल एसेट को कंसिडर नहीं करते, हम सिर्फ रियल एसेट की वृद्धि को इंक्लूड करते हैं जीडीपी में। रियल एसेट यानी कि आपने कुछ प्रोडक्शन किया कुछ सामान का या कुछ सर्विस प्रोवाइड किया, सिर्फ उसी को हम कंसिडर करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फाइनेंशियल एसेट को हम कंसिडर नहीं करते, जैसे कि शेयर्स या बॉन्ड्स की खरीद बिक्री जीडीपी में नहीं आएगी। ओके, ऑप्शन डी, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय आर्टिस्ट। हाँ, अब जो न्यू हाउस है ये एक रियल एसेट है ना, तो इसकी कंस्ट्रक्शन को हम जीडीपी में इंक्लूड करेंगे। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी। Question number 6. The objective of the fiscal policy of the government should be to increase production. हाँ, ये fiscal policy के objective है। To reduce inequality of income and wealth, ये भी objective है। And to maintain economic growth, तो ये तीनों ही objective है, तो आंसर होगा D, all the above. Question number 7. Quantitative restrictions refer to limits set by the countries to curb इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन में हम क्या चीज को कर्ब कर रहे हैं, यानी कि क्या चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, क्या हम सिर्फ इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या सिर्फ एक्सपोर्ट को कर रहे हैं या दोनों को कर रहे हैं? देखिए क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन के अंदर हम दोनों ही चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट्स को भी एक्सपोर्ट्स को भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा सी, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8, थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म प्रोपेगेट्स encourage exports and imports, encourage exports and discourage imports, discourage exports and imports या फिर discourage exports and encourage imports। देखिए मर्केंटाइलिज्म की थ्योरी कहती है कि एक कंट्री को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करनी चाहिए, यानी कि एक्सपोर्ट को इंकरेज करनी चाहिए, एंड इंपोर्ट कम करनी चाहिए, तो डिस्करेज इंपोर्ट्स, ठीक है। तो इसी तरह से कंट्री फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, ऐसा मर्केंटाइलिज्म का कहना है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Now question number 9, the quantity of dollars supplied will decrease if। देखिए डॉलर सप्लाई डिक्रीज कब होता है? जब यूएस के बाहर के कंट्रीज में कम डॉलर पहुंच रहा है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डॉलर की सप्लाई कम होना। अब कौन सी केस में डॉलर की सप्लाई कम होगी, ठीक है? इफ इंपोर्ट्स इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स इंक्रीज, यानी कि यूएस के लोग ज्यादा इंपोर्ट अगर करते हैं, देखिए अगर वो ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब बाहर के कंट्री से वो ज्यादा सामान परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज करेंगे तो उनको डॉलर पे करना पड़ेगा बाहर के कंट्री को, तो ऐसे तो फॉरेन कंट्रीज में ज्यादा डॉलर जाएगा, तो डॉलर की सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज होगी नॉट डिक्रीज, ठीक है। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाता है। द एक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सचेंज रेट फॉल्स,
देखिए अब डॉलर के मुकाबले जो एक्सचेंज रेट है वो डॉलर की जो एक्सचेंज रेट है वो फॉल हो जाती है। तो क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं इंडियन हूँ, ठीक है? और मैंने कुछ पैसे कमाए हैं बाहर जाके, यूएस जाके मुझे अपने कंट्री में भेजना है, इंडिया में भेजना है। तो अगर मुझे पता चलेगा कि डॉलर की वैल्यू कम होने वाली है, तो जितने मेरे पास डॉलर है मैं आज ही फटाफट इंडिया में भेज दूँगी, ताकि जो मेरे इंडियन फैमिली मेंबर्स हैं वो फटाफट डॉलर एक्सचेंज करके ज़्यादा पैसा अभी ले ले, है ना? क्योंकि बाद में तो कम होने वाला है, राइट? तो मैं और डॉलर ज़्यादा भेजूँगी अपनी होम कंट्री में, ठीक है? तो डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ होगी इन इंडिया या फिर जो भी मेरा होम कंट्री, ओके? तो यहाँ पे भी देखिए डॉलर की सप्लाई इंक्रीज़ होगी, नॉट डिक्रीज़। द इंटरेस्ट रेट इन द यूनाइटेड स्टेट फॉल्स। देखिए जब यूएस में इंटरेस्ट रेट फॉल होता है ना, तो यूएस के लोग इनकरेज होते हैं बाहर के देश में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि खुद की कंट्री में यूनाइटेड स्टेट में तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा, तो वो अपना पैसा जो है, अपना डॉलर जो है वो बाहर के कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो अगेन बाहर के कंट्री में ज़्यादा डॉलर पहुंच रहा है, ठीक है? तो डॉलर की सप्लाई यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, नॉट डिक्रीज। नाउ फ्यूअर यूएस रेसिडेंट्स ट्रैवल अब्रॉड। अगर यूएस के लोग कम बाहर जा रहे हैं, देखिए जब वो ज्यादा बाहर जाते हैं, जैसे कि अगर ज्यादा यू अमेरिकन लोग इंडिया आते हैं तो इंडिया में पैसे खर्च करते हैं, तो इंडिया में ज़्यादा डॉलर हो जाता है। लेकिन अगर कम आएंगे तो वो कम पैसे डॉलर खर्च करेंगे इंडिया में, है ना? तो यहाँ पे डॉलर की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर यूएस के लोग बाहर ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे तो बाहर के कंट्रीज में कम डॉलर खर्च करेंगे और डॉलर की जो सप्लाई है इन फॉरेन कंट्रीज वो कम हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा, क्योंकि हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है जहां डॉलर की सप्लाई डिक्रीज होगी, ठीक है? So correct answer is option D. Question number 10. EVA, Digital Assistance Robot of HDFC Bank is an intermediate good, a consumer good, a capital good या फिर none of these. देखिए जो ये रॉबर्ट है HDFC बैंक का, ये क्या करता है? ये कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, राइट? जो भी कंज्यूमर्स को असिस्टेंट चाहिए या फिर कोई क्वेरी हो तो ये रॉबर्ट हैंडल करने में हेल्प करता है। और ऐसा भी नहीं कि रॉबर्ट सिर्फ एक ही कंज्यूमर को काम आएगा, नहीं, ये बहुत सारे कंज्यूमर्स इसके पास जा सकते हैं एंड ये सबको रोजाना हेल्प करता है ना? तो ये बिहेव करता है एज अ कैपिटल गुड, क्योंकि देखिए कैपिटल गुड एक ऐसा गुड है जो कंज्यूमर गुड्स, फर्दर गुड्स बनाने में हमें हेल्प करता है ना? तो एचडीएफसी का रॉबर्ट भी एक ऐसा सिस्टम है या ऐसा गुड है जो फर्दर कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, और इसे हम लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार यूज कर लिया तो ये फिर बेकार हो जाएगा, नहीं, ये सालों साल हम इस रॉबर्ट को यूज कर सकते हैं ना? सो इट बिहेव्स लाइक अ कैपिटल गुड ऑफ एचडीएफसी बैंक। सो करेक्ट आंसर होगा कैपिटल गुड। Question number 11. Gross investment refers to private investment minus public investment, net investment plus replacement investment, net investment after it has been inflated for changes in the price level, या फिर net investment plus net exports। देखिए ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस कैसे आता है? If we take net and add depreciation, this will give us gross, है ना? अब देखिए नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम डेप्रिसिएशन ऐड करें तो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मिलेगा। अब देखिए ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो नेट इन्वेस्टमेंट प्लस रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बोला हुआ है। देखिए रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन ओनली, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम क्यों काटते हैं एसेट से? ताकि जब हम उनको रिप्लेस करने का समय आए तो हमारे पास इनफ बैलेंस हो रिप्लेस करने के लिए, ठीक है? तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम डेप्रिसिएशन भी आप कह सकते हो, ओके? तो देखिए नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन विल गिव यू ग्रॉस, ओके? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 12. Which one of the following is not a function of the Finance Commission in India? A. Devolution of income tax, devolution of excise duty, awards of grants in aid, या फिर डेवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स। डेवोल्यूशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, ठीक है? अब देखिए फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करती है उसको हिस्सा लगाना अमंग द वेरियस स्टेट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, है ना?
अब देखिए जो इनकम टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है ना, एंड इनको हिस्सा लगाना जरूरी होता है कि हम कितना किसके स्टेट को बांटे, है ना। तो वहां पे फाइनेंस कमीशन आपकी मदद करता है। सिमिलरली फाइनेंस कमीशन का दूसरा फंक्शन अवार्ड ऑफ ग्रांट इन एड भी है, ये भी हमने बुक में पढ़ा हुआ है ना। लेकिन जो ट्रेड टैक्स है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट नहीं करती, ये तो स्टेट गवर्नमेंट खुद कलेक्ट करती है, ठीक है। तो इसको हिस्सा लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे फाइनेंस कमीशन का रोल नहीं आता। फाइनेंस कमीशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स है उसी को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है ही नहीं। सो डिवोल्यूशन ऑफ ट्रेड टैक्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। Question number 13. Who is the chairman of the 16th Central Finance Commission, Government of India? A. Mr. N.K. Singh. B. Mr. Y.V. Reddy. C. Mr. M. Govinda Rao या फिर D. Dr. Arvind Panagria. The answer is D. Dr. Arvind Panagria. He is the chairman of the 16th Central Finance Commission. Question number 14. Differentiated products is a characteristic of monopolistic competition only, oligopoly only, both monopolistic competition and oligopoly या फिर monopoly। देखिए आंसर इज सी, बोथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली। क्योंकि देखिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं ही, है ना। ओलिगोपोली में भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली हो सकती है, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट भी हो सकती है एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में ही हमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स देखने को मिलती है। मोनोपोली में तो एक सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन की बात होती ही नहीं है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 15. Under which market form the demand curve is steeper as compared to monopolistic competition? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से भी ज्यादा स्टीपर डिमांड कर्व किसका होता है? देखिए स्टीपर डिमांड कर्व कब होता है? जब हमारी डिमांड इन इलास्टिक होती है, ठीक है, तो हमारा डिमांड कर्व स्टीपर होता जाता है। अब देखिए इनमें से देखिए सबसे ज्यादा इन इलास्टिक डिमांड कहाँ पे होता है? मोनोपोली में, ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में या फिर नन ऑफ दिस। देखिए मोनोपोलिस्टिक में तो सॉरी परफेक्ट कंपटीशन में तो परफेक्टली इलास्टिक होता है डिमांड, राइट। तो यहाँ पे स्टीपर नहीं होता, यहाँ पे तो फ्लैट होता है। और अगर हम मोनोपोली एंड ओलिगोपोली में देखें तो ज्यादा इनइलास्टिक कहाँ पे होता है? मोनोपोली में, क्योंकि एक सिंगल सेलर है, कोई कंपटीशन है ही नहीं, तो अपना मन चाहा प्राइस रख सकता है ना। एंड जनता के पास भी कोई ऑप्शन ही नहीं है, खरीदना ही पड़ता है। तो डिमांड यहाँ पे इनइलास्टिक ज्यादा रहती है, राइट। तो दैट्स वाई स्टीपर डिमांड कब सबसे ज्यादा किसका होता है? मोनोपोली का। Now question number 16. Which of the following cost curves is a rectangular hyperbola? Average cost curve, marginal cost curve, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व या फिर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व? देखिए आंसर इज डी, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व हमारा कैसे आता है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड करें तो, है ना। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, है ना। और देखिए ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है इट इज ऑलवेज फिक्स्ड। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमारा हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा, है ना। तो अगर देखिए दो वेरिएबल्स की जो प्रोडक्ट है वो हमेशा फिक्स्ड आती है ना, तो इस टाइप पे जो हमारे कर्व है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाती है। क्योंकि चाहे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड क्वांटिटी में हम कितना भी चेंज करें, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा सेम ही रहनी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई हमारी जो कर्व है इट बिकम्स अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट आपने यूनिट इलास्टिक डिमांड में भी पढ़ा होगा, है ना। यूनिट इलास्टिक डिमांड में भी क्या होता है कि जो आपकी टोटल रेवेन्यू है, राइट, वो हमेशा फिक्स रहती है ना। प्राइस इनटू क्वांटिटी जब आप करते हो, राइट, तो देखिए यूनिट इलास्टिक डिमांड में क्या होता है कि जितना प्राइस में इंक्रीज होगा उतना ही क्वांटिटी में डिक्रीज होगा, सेम प्रोपोर्शन में। या जितना प्राइस में डिक्रीज होगा सेम प्रोपोर्शन में क्वांटिटी इंक्रीज होगी। सो दैट्स व्हाई आपका जो टोटल रेवेन्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ऐसा हमने पढ़ा था, राइट। तो देखिए जब दो वेरिएबल की प्रोडक्ट एक कांस्टेंट फिक्स्ड अमाउंट बनती है ना, तो उस टाइम में उस की कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनती है। तो इसीलिए यूनिट इलास्टिक की जो डिमांड कर्व है
तो वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहा जाता है। और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की जो कर्व है वो भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, क्योंकि जब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको मिलेगा विच विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, राइट, कि क्यों हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। Question number 17. Dash cost refers to the actual payment made by the entrepreneur to the providers of factor services. Explicit, implicit, वेरिएबल या फिर फिक्स्ड। देखिए, जो एक्चुअल में हम अपने पॉकेट से पेमेंट करते हैं उस टाइप की पेमेंट को हम क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं ना। इम्प्लिसिट होता है जो हिडन हमारे खर्चे होते हैं, जो हमारे पॉकेट से तो नहीं जाते बट कहीं ना कहीं हमें उसका कॉस्ट पड़ रहा होता है, राइट। लेकिन जो एक्चुअल में पेमेंट हम करते हैं दैट इज आवर एक्सप्लिसिट कॉस्ट। Question number 18. Average variable cost can fall even when marginal cost is rising, provided marginal cost is lower than average variable cost, marginal cost is greater than average variable cost, marginal cost equals to average variable cost या फिर none of these। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट तो हमारा राइज कर रहा है लेकिन फिर भी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारा फॉल कर रहा है। तो ऐसा कब होगा? देखिए, ऐसा तभी होगा इफ आवर मार्जिनल कॉस्ट इज स्मॉलर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जब मार्जिनल कॉस्ट बड़ी हो जाती है ना, इट बिकम्स बिगर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी ऊपर खींच लेता है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल तब तक करेगा जब तक मार्जिनल कॉस्ट इज लोअर दैट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट राइज तो हो रहा है लेकिन स्टिल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से अगर कम है तो तब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल करेगा, क्योंकि जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट ग्रेटर हो जाता है ना एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तो इस टाइम पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी वो ऊपर ही खींच लेता है मार्जिनल कॉस्ट अपने साथ साथ ही। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी तब राइज करने लग जाता है। ओके, तो जब तक मार्जिनल कॉस्ट कम है तब तक ही ये हो पाएगा। सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19. Which of the following is not an essential condition of pure competition? प्योर कंपटीशन का एसेंशियल कंडीशन कौन सा नहीं है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ये है। होमोजेनियस प्रोडक्ट इज ऑल्सो a condition and freedom of entry is also a condition, लेकिन absence of transportation cost condition नहीं है। So correct answer होगा option D। Question number 20. Broad money refers to M1, M2, M3 या फिर M4। देखिए, ब्रॉड मनी इज एक्चुअली M3, क्योंकि यूनिवर्सली पूरी ग्लोबली ही जब हम ब्रॉड मनी कहते हैं ना तो हम M3 को ही रिफर कर रहे होते हैं। देखिए, भले ही M4 ज्यादा ब्रॉड है M3 से देखा जाए तो, लेकिन M4 की कॉन्सेप्ट ना दुनिया के सारे कंट्रीज में नहीं होती। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज में सिर्फ M1, M2 एंड M3 ही होती है, M4 होता ही नहीं है। तो इसलिए ग्लोबली हम M3 को ही ब्रॉड मनी कहते हैं। ठीक है, इन द वर्ल्ड ग्लोबल लिंगो में M3 ही ब्रॉड मनी। इंडिया में M4 भी होता है विच इज ब्रॉडर देन M3, लेकिन स्टिल क्योंकि बाकी दुनिया M3 को ही ब्रॉड मनी कहते हैं तो हमने भी M3 को ही ब्रॉड मनी कह रखा है इवन दो M4 इज ब्रॉड। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यही पूछते हैं कि मैम M4 तो ज्यादा ब्रॉड है तो क्यों M3 को हम कहते हैं? क्योंकि हम जो ग्लोबल लिंगो है, ग्लोबल लैंग्वेज है, उसके साथ अपने को भी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी पावरफुल कंट्रीज जैसे कि यूएसए हो गया वो M3 को ही ब्रॉड मनी कहते हैं, तो इसलिए हम भी M3 को ही ब्रॉड मनी कहते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर इज M3। Question number 21. Price discrimination will be profitable only if the elasticity of demand in different markets in which the total market has been divided is यूनिफॉर्म, डिफरेंट, लेस या फिर जीरो। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रॉफिटेबल होगा अगर डिफरेंट मार्केट पे इलास्टिसिटी इज डिफरेंट, क्योंकि जहाँ पे इलास्टिसिटी बहुत हाई है यानी कि बहुत प्राइस सेंसिटिव है आपकी प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आप प्राइस चेंज ना करो, प्राइस कम रखो। और जहाँ पे प्राइस सेंसिटिव है नहीं वहाँ पे प्राइस को बढ़ा दो, राइट। तो इलास्टिसिटी अगर डिफरेंट होगी तभी आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर पाओगे। अगर सारी जगह में एक ही इलास्टिसिटी है तो आपको सिमिलर प्राइस ही रखनी पड़ेगी, आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22. Markets fail because
externalities are not accounted for in pricing and quantity decision of firms. बिल्कुल, एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट होती है लेकिन वो प्राइस में रिफ्लेक्ट नहीं होता या क्वांटिटी प्रोड्यूस में रिफ्लेक्ट नहीं होता, तभी मार्केट फेल करती है। बिल्कुल करेक्ट है। Most often, the prerequisite of competition is unlikely to be present in an economy. मतलब कंपटीशन के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट बहुत सारी इकोनॉमी में हमें नहीं दिखाई देती है ना। तो इस वजह से बहुत सारी इकोनॉमी में मोनोपोली जैसे सिचुएशन आ जाती है, एंड मोनोपोली होना भी एक मार्केट फेलियर है। तो ये भी करेक्ट है। एंड प्राइस फेल टू रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट टू द सोसाइटी। अब ये कब होता है? अगेन जब एक्सटर्नैलिटी प्रेजेंट होती है एंड हम उसको इंटरनलाइज जब नहीं करते, तो प्राइसेस विल फेल टू रिफ्लेक्ट ट्रू कॉस्ट। तो ये तीनों ही कंडीशन करेक्ट है फॉर मार्केट फेलियर। तो आंसर होगा हमारा डी, ऑल दी अबव। क्वेश्चन नंबर 23, बिजनेस साइकिल इमर्ज इन डैश, सोशलिस्ट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या फिर नन ऑफ द अबव। द आंसर इज फ्री मार्केट इकोनॉमी, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे ना मार्केट को अपने ही हाल में छोड़ दिया जाता है। सो मार्केट कैन इजीली फ्लक्चुएट, कभी ऊपर कभी नीचे आराम से जा सकता है। तो बिजनेस साइकिल आती है, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि ये कमांड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो गवर्नमेंट मार्केट को देखता रहता है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट होने नहीं देता, तो मार्केट फ्रीली फ्लक्चुएट नहीं हो पाती, तो बिजनेस साइकिल इतनी नहीं आती। अब मिक्स्ड में भी आ सकती है बिजनेस साइकिल, लेकिन मिक्स्ड में भी थोड़ा बहुत तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होता ही है ना। तो बहुत हाईली फ्लक्चुएट होना गवर्नमेंट नहीं देता। तो सबसे ज्यादा बिजनेस साइकिल इमर्ज होने के चांसेस कहाँ पे है? फ्री मार्केट इकोनॉमी में है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, द रिवर्स रेपो रेट इज, रिवर्स रेपो क्या होता है? व्हेन आरबीआई बोरोस फ्रॉम द गवर्नमेंट, व्हेन कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू आरबीआई, व्हेन कमर्शियल बैंक रीडिस्काउंट द बिल ऑफ एक्सचेंज विद आरबीआई, या फिर आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। देखिए, रेपो रेट में होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंड कर रहा है। रिवर्स रेपो में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन दे रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए तो इसको रिवर्स कहा गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा कमर्शियल बैंक लेंड मनी टू आरबीआई, ठीक है। अब आपके आंसर क्यूज में करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी बताया हुआ है, लेकिन दैट इज इनकरेक्ट। जब आरबीआई कमर्शियल बैंक को लेंड करेगा तो उसे हम रेपो रेट कहेंगे, नॉट रिवर्स रेपो, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 25. Which of the following does not enter into the calculation of national income? Exchange of previously produced goods. जो पहले ईयर में प्रोड्यूस हो चुका है वो पहले ईयर के नेशनल इनकम में काउंट होगा, अभी के में नहीं होगा। सिमिलरली एक्सचेंज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स भी वो पहले ही प्रोड्यूस हो चुकी है प्रीवियस ईयर्स में, और वहीं पे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हैं, तो अभी हम नहीं करेंगे। एंड एक्सचेंज ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल एसेट्स है, इनको भी हम इंक्लूड नहीं करते इन जीडीपी और नेशनल इनकम, तो ये भी इंक्लूड नहीं होगा। So all of these will not enter into the calculation of national income. Question number 26. Which of the following is an implication of the imposition of price ceiling below the equilibrium price? देखिए, अब प्राइस सीलिंग पहले तो क्या है? इट इज द मैक्सिमम लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट कि आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, imposition of price ceiling below the equilibrium price. Let's say market equilibrium price is ₹100, ठीक है। अब देखिए, अब प्राइस सीलिंग क्या करा गया है, 100 से नीचे करा गया है। लेट्स से ₹80 कर दिया गया है सीलिंग, ठीक है, ऑफ एनी प्रोडक्ट। लेट्स से प्रोडक्ट ए का हम कहते हैं, ठीक है। अब उसकी एक्चुअल में मार्केट में प्राइस क्या होनी चाहिए थी? इक्विलिब्रियम प्राइस, जहां पे डिमांड सप्लाई इक्वल होता, दैट वुड बी 100, लेकिन गवर्नमेंट ने जबरदस्ती प्राइस को 80 में गिरा दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस कम हो गई है फ्रॉम द इक्विलिब्रियम प्राइस, है ना। तो जब प्राइस कम होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन सप्लाई इस डिमांड को मीट नहीं कर पा रही, क्योंकि जब प्राइस कम हो जाती है सप्लाई हो जाती है डिक्रीज, ठीक है। तो देखिए, डिमांड तो बढ़ रहा है, सप्लाई घट रही है, राइट। तो डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रही है हमारी मौजूदी सप्लाई। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, देयर विल बी शॉर्टेज इन द मार्केट,
है ना, क्योंकि डिमांड फुलफिल नहीं हो रही, राइट। एंड जब शॉर्टेज होती है देन प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड सप्लाईज अमंग लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ये भी हो जाती है। यानी कि कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा है, डिमांड करने वाले ज़्यादा है, लेकिन हमारी सप्लाई कम है, तो हम एलोकेट नहीं कर पा रहे। जिसको जो भी लोग चाहते हैं वो प्रोडक्ट हम सबको नहीं दे पा रहे हैं, है ना? एंड जब शॉर्टेज होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है ना, तो ब्लैक मार्केटिंग भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है ना? जो ज़्यादा अंडर हैंड पैसे देता है, उन्हीं को सप्लाई किया जाता है और एक्चुअल में जो लाइन में लग के प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हैं, उनको नहीं मिल पाता, राइट? तो ब्लैक मार्केटिंग इसी तरह के सिचुएशन में होती है जहाँ पे चीज़ों की कमी होती है, शॉर्टेज होती है ना, जहाँ पे इनफ सबको इनफ क्वांटिटी में मिल रहा है, वहाँ पे ब्लैक मार्केट कौन कर सकता है ना? क्योंकि आपको मार्केट में जाके आप इजीली खरीद सकते हैं, तो ब्लैक मार्केट से आप क्यों खरीदोगे? ब्लैक मार्केट से हम तभी खरीदते हैं जब शॉर्टेज है, हमें कहीं और से नहीं मिल रहा, तो ब्लैक मार्केट से हम खरीदते हैं, राइट? तो देखिए ये तीनों ही चीज़ें होती है व्हेन देयर इज imposition of price ceiling below the equilibrium market price, ठीक है? तो all of the above would be correct. Question number 27. Which market sells both homogeneous as well as differentiated products? यानी कि सेम भी एंड डिफरेंशिएटेड भी दोनों प्रोडक्ट्स कहाँ पे बेची जाती है? ओलिगोपोली में, परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में या फिर नन ऑफ दीज? द आंसर इज ओलिगोपोली, क्योंकि वेरियस टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली होती है। एक टाइप में होमोजेनियस गुड्स सेल करी जाती है और दूसरे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हम सेल कर सकते हैं, राइट? देखिए परफेक्ट कंपटीशन में तो सारे ही होमोजेनियस होते हैं एंड मोनोपोली में तो सिंगल ही सेलर है, तो वो एक ही प्रोडक्ट बेच रहा है और कोई है ही नहीं कंपटीशन, तो ना होमोजेनियस ना डिफरेंशिएटेड, है ना? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 28. Government of India recently launched Make in India program. What will be its impact on aggregate demand of India? Likely to increase, likely to fall, no impact या फिर none of these. देखिए अगर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होगा, यानी कि बहुत सारे लोग इंडिया में प्रोडक्शन करना चाहेंगे, तो इंडिया की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इंडिया से वो रॉ मटेरियल यूज करेंगे, इंडिया से लेबर यूज करेंगे, है ना? तो इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल्स की, लेबर्स की, तो ओवरऑल इंडिया की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है? सो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज एग्रीगेट डिमांड इज लाइकली टू इंक्रीज। Question number 29. Which one of the following is the best example of agreement between oligopolists? GATT, OPEC, WTO या फिर UNIDO? The answer is OPEC. OPEC का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो देखिए जो पेट्रोलियम बनाते हैं किसी भी कंट्री में वो ओलिगोपोलिस्ट ही होते हैं, क्योंकि फ्यू प्लेयर्स ही होते हैं जो पेट्रोलियम बनाते हैं, ठीक है? जैसे इंडिया में भी कुछ 3-4 प्लेयर्स ही है ना? तो विदेशों में भी सेम चीज़ है। तो अगर ये ओलिगोपोलिस्ट इन्होंने ही ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है बेसिकली जो पेट्रोलियम बनाते हैं, तो उनका ही ये ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे वो आपस में छलफल करते हैं, ठीक है? सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ agreement between oligopolists. Question number 30. TRIPS stand for Trade Related Intellectual Property Rights, Transaction Related Intellectual Property Rights, Trade Related Intelligence Property Rights या फिर Trade Related International Rights? देखिए आंसर इज ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना? तो सबसे ज्यादा क्लोज यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन ए। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए। Question number 31. The substitution effect takes place due to change in income of the consumer, prices of the commodity, relative prices of the commodity या फिर all of the above? देखिए आंसर इज relative prices, यानी कि जब दो गुड्स है, राइट, और एक की प्राइस अगर कम हो जाती है या बढ़ जाती है इन कंपैरिजन टू अनदर, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव प्राइसेस। सो इन दैट केस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आता है ना, जिस भी गुड का प्राइस कम होता है लोग उसी के तरफ मूव करते हैं, जिसका बढ़ता है उसको छोड़ देते हैं, राइट? तो देखिए जब भी हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं ना, तो हम दो गुड्स की प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कंपेयर करके देख रहे हैं दो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट की कि किसकी प्राइस कम है ताकि हम वही खरीदें, है ना? सो दैट्स वाई हम यहाँ पे रिलेटेड प्राइस रिलेटिव प्राइसेस कहते हैं, क्योंकि हम प्राइसेस को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी। देखिए इनकम में अगर चेंज आता है तो इनकम इफेक्ट होता है, नॉट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी भी यहाँ पे करेक्ट नहीं है, क्यों? देखिए अगर दोनों ही प्रोडक्ट की प्राइसेस बढ़ रही है या दोनों की ही घट रही है तब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नहीं होगा, राइट? जब एक का घटता है अनदर के मुकाबले, है ना,
तो रिलेटिव होना चाहिए, यानी कि दोनों में कंपैरिजन होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आती है. सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. Question number 32. Successful business firms spend considerable time, energy, and efforts in analyzing the dash for their products, supply, price, demand या फिर none of these. The answer is demand. क्योंकि कोई भी बिजनेस फर्म के लिए डिमांड एस्टिमेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे उनको पता चलता है कि कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी प्राइसेस रखनी है, राइट. तो वो सब डिमांड में इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड. तो डिमांड को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जैक्टली लाइन आपको बुक में मिलेगी मॉड्यूल में, राइट. तो आंसर इज डिमांड. Question number 33. By way of an optimal choice, a consumer tends to save money, purchase large quantity, maximize satisfaction या फिर maximize satisfaction subject to constraints like taste and preference. देखिए, एक कंज्यूमर जो है वो अपनी सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करना तो चाहेगा, ठीक है, लेकिन वो ये भी देखेगा कि उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है. सो विद इन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस वो कितना सेटिस्फाई कर सकता है उतना करेगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए जो उसे पसंद नहीं है, जो उसके टेस्ट का नहीं है, वो चीज़ भी वो कंज्यूम कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना. विद इन हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंस जितना वो सेटिस्फाई कर सकता है अपने आप को उतना करेगा. सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी. मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट लाइक टेस्ट, प्रेफरेंस और अदर कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि बजट का कॉन्स्टेंट, ठीक है. तो वो सारे कॉन्स्टेंट्स को मद्देनजर रखते हुए व्हेन ही ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, उसी को हम ऑप्टिमल चॉइस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. द इकोनॉमिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड इज डैश एज डिजायर और नीड और चॉइस और प्रेफरेंस और ऑर्डर. सेम थिंग, नॉट द सेम थिंग, ए और बी या फिर नॉन ऑफ दिस. देखिए, इकोनॉमी में डिमांड होने के लिए क्या सिर्फ डिजायर होना, नीड होना, चॉइस होना, प्रेफरेंस होना या ऑर्डर होना इनफ है? नहीं. इसके साथ साथ देयर हैज टू बी एबिलिटी टू परचेज द कमोडिटी एंड विलिंगनेस also, right, willingness to purchase the commodity with the money you have, है ना. So when desire is backed by ability and willingness, तब जाके हम उसे डिमांड कहेंगे, right. So demand and desire या फिर need या फिर choice, they are not the same thing in economics. Question number 35. The demand for labor in response to the wage rate is dash, whereas the demand for the same labor in response to the price of electronic goods where labor enters as an input is dash. देखिए, अब जो वेज रेट है ना, इट इज द प्राइस ऑफ लेबर, है ना. देखिए, लेबर हो गया एंड वेज हो गया, राइट. वेज इज बेसिकली द प्राइस ऑफ द लेबर, ठीक है. अब जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है, जब वेज रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, अगर उसकी वजह से लेबर की डिमांड चेंज होती है, तो ये तो डायरेक्ट डिमांड है, ठीक है. दिस इज डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट डिमांड कहेंगे, क्योंकि प्राइस की वजह से लेबर की प्राइस, दैट इज वेज की वजह से लेबर में चेंज आ रही है. तो डायरेक्ट प्राइस की वजह से लेबर इन्फ्लुएंस हो रहा है, खुद की प्राइस की वजह से, दैट इज डायरेक्ट डिमांड. लेकिन देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की प्राइस चेंज हो रही है, एंड उसकी वजह से लेबर जो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने के लिए, उसकी डिमांड चेंज हो रही. तो यानी कि यहाँ पे इनडायरेक्टली लेबर की डिमांड इन्फ्लुएंस हो रही है बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ द लेबर इटसेल्फ, नॉट बिकॉज ऑफ द वेज रेट ऑफ लेबर, बट बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. तो ये क्या है, ये इनडायरेक्ट या फिर डिराइव डिमांड, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली खुद की प्राइस की वजह से चेंज नहीं हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की प्राइस के चेंज होने की वजह से लेबर की डिमांड चेंज हो, ठीक है. So first case is your direct demand and second case is your derived demand, ठीक है. तो correct answer would be option B, direct demand and derived demand. Question number 36. Assertion A. In the short run, a producer operates in only second stage of the law of diminishing returns where average product of variable factor is declining, ठीक है. अब रीजन भी हमें दिया हुआ है, रीजन क्या है. In stage 1 and stage 3, the marginal product of the fixed and the variable factors respectively are negative.
ओके, अब हमें देखना है कि क्या ये असर्शन करेक्ट है, क्या ये रीजन करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true and R is not the correct explanation of A. या फिर A is false and R is true. तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। पहले असर्शन को देखते हैं। असर्शन कह रहा है कि शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर ऑपरेट करता है स्टेज 2 पे ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जो कि करेक्ट है ना। क्योंकि स्टेज 2 में क्या होता है, इट इज द ऑप्टिमम स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेज 1 में तो उसको फायदा हो रहा है राइट, प्रोड्यूसर को, तो वो रुकेगा नहीं स्टेज 1 पे। और स्टेज 3 नेगेटिव रिटर्न का स्टेज है, उसे नुकसान हो रहा है, तो स्टेज 3 पे वो पहुंचना नहीं चाहेगा। तो सबसे आइडल स्टेज उसके लिए कौन सा है, स्टेज 2 है। तो स्टेज 2 में ही वो प्रोड्यूस करना चाहेगा। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब रीजनिंग देखते हैं। In stage 1 and stage 3, the marginal product of the fixed and variable factors respectively are negative. मतलब stage 1 पे marginal product of fixed factor negative है। इसका क्या मतलब है कि stage 1 में जो हमारे fixed factors हैं, हमने उनको ठीक से यूटिलाइज नहीं करा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ना स्टेज 1 में हम रुकना नहीं चाहते होते राइट, क्योंकि अभी तो फिक्स फैक्टर हमारे यूटिलाइज होना बाकी है राइट, तो हम उसे और यूटिलाइज करना चाहेंगे और यूटिलाइज करके स्टेज 2 तक पहुंचना चाहेंगे। ओके, एंड स्टेज 3 में क्या होता है, द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज नेगेटिव। स्टेज 3 तो नाम ही नेगेटिव रिटर्न्स है राइट। अब स्टेज 3 में अगर हम और वेरिएबल इनपुट ऐड करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होने लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे तो हमें नुकसान हो रहा है, तो हम यहाँ पे अपने और वेरिएबल इनपुट ऐड नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज नेगेटिव। तो इसी की वजह से ये दोनों स्टेजेस हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, ओनली स्टेज 2 हमारे लिए ठीक होता है, ठीक है। तो रीजन भी यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following groups of goods have inelastic demand? तो इनमें से किसका इनइलास्टिक डिमांड होता है, सॉल्ट, स्मार्टफोन, ब्रांडेड लिपस्टिक, स्कूल यूनिफॉर्म, ब्रांडेड गॉगल्स, स्मार्टफोन, सॉल्ट, स्कूल यूनिफॉर्म, मेडिसिन, या फिर मेडिसिन, ब्रांडेड वॉच, शूज एंड टाइमेट्रिक। देखिए इनइलास्टिक डिमांड होता है ऑप्शन सी का सॉल्ट। देखिए सॉल्ट की प्राइस इतनी कम है कि थोड़ी सी अगर प्राइस बढ़ भी जाए तो इतना हमें फर्क नहीं पड़ता राइट। एंड वैसे भी सॉल्ट हमारे लिए नेसेसिटी है, हमें खाने में डालना ही है, चाहे प्राइस बढ़े घटे, वी बाय द सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ठीक है। तो ये इनइलास्टिक डिमांड है। सिमिलरली स्कूल यूनिफॉर्म भी नेसेसिटी है, अगर बच्चों को स्कूल जाना है तो यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ेगा, भले ही वो महंगी हो, है ना। तो इसकी डिमांड भी इनइलास्टिक होती है। एंड जो मेडिसिन है, अब मेडिसिन भी हमें चाहिए, हम ये तो नहीं कह सकते कि मेडिसिन नहीं खाएंगे, है ना। तो मेडिसिन की डिमांड भी प्राइस में डिपेंड नहीं करता। तो ये तीनों गुड्स की जो डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 38. If the price of the commodity raised by 12% and elasticity of demand is minus 0.63, the expenditure made on the commodity by a consumer will decrease, increase, remain same या फिर can't same। तो देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पे नेगेटिव है राइट। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नेगेटिव होती है फॉर मोस्ट नॉर्मल गुड्स, है ना। तो हमारा गुड यहाँ पे नॉर्मल गुड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्राइस है वो 12% से इंक्रीज हुई है। एंड प्राइस इंक्रीज होने पे जो हमारी इलास्टिसिटी है वो कितनी आई है, 0.63, यानी कि लेस देन 1 हमारी इलास्टिसिटी है। यानी कि ये इन इलास्टिक डिमांड की केस है ना। जब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होती है तो वो इन इलास्टिक डिमांड होता है। अब इन इलास्टिक डिमांड के केस में व्हेनेवर प्राइस इंक्रीजेस तो टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल रेवेन्यू हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि इन इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर, है ना। तो प्राइस बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर या फिर टोटल रेवेन्यू भी हमारी बढ़ेगी। So correct option would be option B, increase. Question number 39. A consumer's preferences are monotonic if and only if between two bundles, the consumer prefers the bundle which has more of one of the goods,
less of at least one of the goods, more of at least one of the goods and less of the other goods, या more of at least one of the goods and no less of the other goods। देखिए मोनोटोनिक का मतलब होता है ना कि कंज्यूमर हमेशा उसकी चॉइस जो है वो कंसिस्टेंट होती है, यानी कि अगर कोई दो बंडल है और एक बंडल में उनमें से एक बंडल में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स है तो वो ज्यादा वाला को ही चूज करेगा, क्योंकि मोर इज ज्यादा क्वांटिटी में उसको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। ठीक है, तो कंज्यूमर देखता है दोनों बंडल में कि देखिए बाकी गुड्स की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन एक ऐसा गुड्स है जिसकी क्वांटिटी सर्टन बंडल में ज्यादा है, तो वो वही बंडल चूज करेगा। ठीक है, सो आंसर वुड बी मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर। लेट्स से अगर तीन गुड है बंडल में, ठीक है, ए बी एंड सी करके तीन गुड्स है, बंडल वन एंड बंडल टू में कह देती हूँ। ठीक है, अब ए की क्वांटिटी बंडल वन में वन है, टू में भी वन है, बी की क्वांटिटी टू है, यहाँ पे भी टू है, और सी की क्वांटिटी यहाँ टू है लेकिन यहाँ पे थ्री है, तो वो कौन सा बंडल चूज करेगा? ही विल चूज बंडल टू, क्योंकि देखिए ए एंड बी की क्वांटिटी तो दोनों में ही सेम है, लेकिन सी की क्वांटिटी यहाँ पे ज्यादा है तो उसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी जो गुड्स है उसकी क्वांटिटी कम नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर एटलीस्ट वन ऑफ द गुड्स की क्वांटिटी ज्यादा है तो वो यही बंडल चूज करेगा। इसको हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस। सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। Question number 40. During lockdown, due to COVID-19, a consumer finds the vegetable vendors selling vegetables in the street have raised the prices of vegetables than the usual prices. She will buy dash vegetable then as her usual demand, showing the demand for vegetable is dash. मोर इनइलास्टिक डिमांड, लेस इलास्टिक डिमांड, सेम इनइलास्टिक डिमांड या फिर सेम इलास्टिक डिमांड। देखिए लॉकडाउन में कंज्यूमर वेजिटेबल खरीदने गई, ठीक है, अब वेजिटेबल की प्राइस उस टाइम पे बड़ी थी, बट स्टिल कंज्यूमर क्या करेगी? क्या प्राइस बढ़ने पर वो वेजिटेबल की क्वांटिटी कम कर देगी? देखिए अक्सर ऐसा नहीं होता। वेजिटेबल जो है ना ये एक ब्रॉडर कैटेगरी ऑफ गुड है। ठीक है, अब हम जो इंडियंस हैं हम रोज सुबह शाम हमें वेजिटेबल खाना ही खाना है, कुछ ना कुछ सब्जी तो हम खाएंगे, है ना, तो वेजिटेबल तो हम खरीदेंगे ही, भले ही महंगी हो सस्ती हो, राइट, कुछ ना कुछ वेजिटेबल तो हम खरीदेंगे, है ना। अब वेजिटेबल के कैटेगरी में जो टाइप ऑफ वेजिटेबल है शायद वो हम चेंज करें, कभी आलू खरीदे, कभी गोभी, कभी लौकी, कभी भिंडी, राइट, लेकिन ओवरऑल जो वेजिटेबल की हमारी कंजम्पशन है ना वो सेम ही रहती है। ठीक है, तो दैट्स वाई इवन दो प्राइस बढ़ रही है वेजिटेबल की, वी स्टिल बाय सम वेजिटेबल, सेम क्वांटिटी ही हम खरीदते हैं, क्योंकि जो ब्रॉडर कैटेगरी है वेजिटेबल इसकी कंजम्पशन हमारी सेम रहती है। अब इसके अंदर कौन सा वेजिटेबल हम खरीदे वो डिफर कर सकता है, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, लेकिन ओवरऑल वेजिटेबल की कंजम्पशन हमारी सेम ही रहती है और वेजिटेबल की डिमांड हमारी इन इलास्टिक ही रहती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेम इन इलास्टिक। देखिए इसी तरह का एग्जाम्पल आपके चैप्टर में भी दिया है, शायद वहां पे पेट्रोल का एग्जाम्पल दिया है। पेट्रोल एज अ ओवरऑल जो कैटेगरी है इसकी डिमांड इनइलास्टिक रहती है, लेकिन जो इंडिविजुअल पेट्रोल प्रोवाइडर्स होते हैं ना उनकी डिमांड फ्लक्चुएट कर सकती है। अगर कोई प्रोवाइडर हमें महंगा चार्ज कर रहा है, कोई पेट्रोल स्टेशन हमें महंगा चार्ज कर रहा है, तो शायद हम वहां पे नहीं जाए, हम दूसरे स्टेशन में जाए, लेकिन ओवरऑल जो पेट्रोल की डिमांड है ना वो सेम ही रहती है। ठीक है, सिमिलरली जो ओवरऑल वेजिटेबल की डिमांड है ना वो सेम ही रहती है, लेकिन इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं उनकी डिमांड फ्लक्चुएट कर सकती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सी, सेम इन इलास्टिक डिमांड। Question number 41. Money cost is considered by modern theory of trade, comparative cost advantage, new trade theory या फिर factor equalization theorem। देखिए मनी कॉस्ट जो है ये मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड कंसिडर करती हैं, क्योंकि मॉडर्न थ्योरी से पहले की जो थ्योरीज है यानी कि कंपेरेटिव एडवांटेज एंड जो एब्सोल्यूट एडवांटेज की थ्योरी है, यहाँ पे हम लेबर कॉस्ट को ही मेजर मानते हैं। मतलब जो हमारी कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज आती है वो लेबर की वजह से ही आती है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। तो मनी कॉस्ट यानी कि लेबर के अलावा भी अदर फैक्टर्स उनके कॉस्ट भी जोड़ना वो हमने मॉडर्न थ्योरी ऑफ ट्रेड में ही देखा है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 42. More expansion of foreign direct investment can boost
मनी सर्कुलेशन, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि फॉरेनर्स हमारे यहाँ आके कंपनी नया बिजनेस खोल रहे हैं, कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि जब वो यहाँ पे कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, अपना ब्रांच खोलेंगे, तो उनको इंडियन लोग हायर करना पड़ेगा, है ना। तो इससे एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होती है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 43. Which of the following is not a criteria for determining distribution of central taxes among the states for 2021 to 2026 period? तो इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस? तो देखिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस तो क्राइटेरिया है, एंड फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी क्राइटेरिया है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया नहीं। ठीक है, दिस इज नॉट वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। आपके बुक में चैप्टर 7 यूनिट 1 पे क्राइटेरिया की लिस्ट दी गई है, राइट। तो वो क्राइटेरिया एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको ये दोनों मिलेंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। सो आंसर होगा ऑप्शन सी। Question number 44. Which of the following is not an element of good public expenditure management? इलास्टिसिटी, इकोनॉमी, प्रोडक्टिविटी या फिर डेफिसिट। देखिए डेफिसिट को हम एक गुड एलिमेंट नहीं मानते पब्लिक एक्सपेंडिचर के, क्योंकि डेफिसिट का मतलब है कि हमारे रेवेन्यू इनफ नहीं हो रही हमारी खर्चा मीट करने के लिए, है ना। अब इसकी वजह से कहीं सारे प्रॉब्लम आती है गवर्नमेंट को, ठीक है। सो दैट्स व्हाई डेफिसिट इज नॉट कंसिडर्ड अ गुड एलिमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। Question number 45. Computers and computer software are substitute goods, complementary goods, independent goods या फिर normal goods। तो ये complementary goods है, क्योंकि इसको हम साथ में ही यूज करते हैं। कंप्यूटर हम लेंगे तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए होता है ना। एंड सॉफ्टवेयर अकेले का कोई फायदा नहीं, इसको कंप्यूटर के साथ ही चलाना होता है, राइट। सो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। Question number 46. If the amount of two commodities purchased both increase or decrease when the price of one changes, then the cross elasticity of demand between them is नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फिर वन। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आप प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, इफ यू चेंज द प्राइस, ठीक है, तो दो कमोडिटीज है, दो कमोडिटीज की या तो डिमांड दोनों की बढ़ेंगी साथ साथ में, या तो डिमांड दोनों की ही कम होंगी साथ साथ में। तो देखिए अगर कोई भी दो कमोडिटीज की डिमांड साथ साथ में ही बढ़ रही है, तो वो किस तरह के कमोडिटीज होते हैं? वो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स को हमें साथ में यूज करना होता है, राइट। जैसे कि पेन एंड इंक हो गया, अगर पेन की डिमांड बढ़ेगी, सॉरी पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की भी डिमांड साथ में बढ़ेगी, है ना। अगर पेन की डिमांड कम होगी तो इंक की भी डिमांड कम होगी, राइट। तो देखिए पेन की प्राइस चेंज होने से, लेट्स से पेन की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई थी, राइट। तो पेन की प्राइस डिक्रीज होने की वजह से अगर पेन की डिमांड बढ़ेगी तो इंक की भी बढ़ेगी, राइट। तो देखिए प्राइस चेंज होने की वजह से अगर दोनों का डिमांड बढ़ रहा है, या फिर प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अगर पेन का भी डिमांड कम हो रहा है एंड साथ साथ में इंक का भी कम हो रहा है, तो ऐसे डिमांड क्या, ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स कहते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्स की जो क्रॉस इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? नेगेटिव होती है कि पॉजिटिव होती है? देखिए कॉम्प्लीमेंट्स की क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है ना। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। ओके। Question number 47. Which aspect of taxation involves normative economics? A. The incidence, that is, who actually pays for the tax, the effect of the tax on the incentive to work, the fairness of the tax या फिर all of the above। देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स है जहाँ पे हम जजमेंट दे सकते हैं, हमारा ओपिनियन फर्क फर्क हो सकता है ना। अब इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी कि किसको टैक्स पे करना है, वो तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखी है, वो सबके लिए सेम है, इसमें जजमेंट की कोई बात है ही नहीं, है ना। द इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन द इंसेंटिव टू वर्क, ये भी सबके लिए कॉमन होता है कि टैक्स किस तरह से अफेक्ट करता है, राइट। अब जो ओपिनियन जिसमें हमारा ओपिनियन अलग हो सकता है, दैट इज फेयरनेस ऑफ टैक्स, जहाँ पे हम जजमेंट पास कर सकते हैं कि ये फेयर है कि अनफेयर है ना। और इसमें आपका और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मेटिव हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिखा? ऑप्शन सी। Question number 48. According to British economist J.M. Keynes, Dash was the main cause of massive decline in income and employment during the Great Depression of 1930. ग्रेट डिप्रेशन का कारण कौन सा था? अकॉर्डिंग टू कीन्स मेन कारण कौन सा था? देखिए लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी,
बैंकिंग क्राइसिस एंड लो मनी सप्लाई, ओवर डेटनेस या फिर लो प्रॉफिट एंड पेसिमिज्म। देखिए कीन्स के अकॉर्डिंग ये मैसिव डिक्लाइन ग्रेट डिप्रेशन का कारण था लो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या लो एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। क्योंकि देखिए कीन्स डिमांड में राइट ज़्यादा फोकस करते थे एक्सपेंडिचर में, कि गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करनी चाहिए इकोनॉमी में डिमांड बढ़ाने के लिए, इस पे उनका ज़्यादा फोकस रहता था। ठीक है, तो उनका कहना है क्योंकि एक्सपेंडिचर नहीं था इकोनॉमी में इसलिए डिमांड नहीं बढ़ पाई और इसके वजह से प्रोडक्शन नहीं हुआ और डिप्रेशन जैसी सिचुएशन आई। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 49. When real income rather than money income is kept constant in drawing a consumer's demand curve for a commodity, the demand curve is negatively sloped. Always, never, sometimes या फिर often. देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि ये लाइक थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी है। अब इसको हम इस तरह से समझते हैं। देखें, जब भी हम डिमांड कर्व बनाते हैं ना तो हम प्राइस एंड डिमांड के बीच की कंपैरिजन कर रहे हैं, राइट। एंड देखिए डिमांड कर्व ज्यादातर हमारी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ना, फॉर नॉर्मल गुड्स। और ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस इफेक्ट। अब प्राइस इफेक्ट में भी दो तरीके के इफेक्ट होते हैं, एक आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दूसरा आपका इनकम इफेक्ट। ठीक है, अब देखिए अब जब भी हम रियल इनकम को कांस्टेंट मानते हैं व्हाइल ड्राइंग अ डिमांड कर्व, इफ वी अज्यूम कि रियल इनकम हमारा कांस्टेंट है यानी कि हमारा परचेसिंग पावर कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि जो इनकम इफेक्ट है हम इसको नलिफाई कर रहे हैं, यानी कि इनकम इफेक्ट तो हमारा सेम ही रहना है। ठीक है, तो जो अब डिमांड कर्व में चेंज आएगा वो आएगा सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के वजह से। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें पता है ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि जिस चीज की प्राइस कम है लोग वही चीज ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो प्राइस कम होने पे उस चीज की डिमांड हमेशा ही बढ़ती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। अब देखिए अब लॉ ऑफ डिमांड सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट दोनों इफेक्ट के वजह से काम करता है, राइट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, देखिए जब भी हमारा प्राइस गिरता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी पॉजिटिव होता है, एंड अगर इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव रहा तब जाके हमारा डिमांड बढ़ेगा, राइट। अब ये क्वेश्चन में हम क्या कह रहे हैं कि इनकम इफेक्ट को तो हमने नलिफाई कर दिया बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि रियल इनकम तो कांस्टेंट है, तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही बचा, और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसके वजह से जो प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप है वो हमेशा इनवर्स ही रहेगा इन दिस सिनेरियो, यानी कि अगर प्राइस गिरेगी तो सब्स्टिट्यूशन के इफेक्ट की वजह से डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, एंड अगर प्राइस बढ़ेगी तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से डिमांड गिरेगी ही गिरेगी। ठीक है, सो दैट्स व्हाई डिमांड कर्व यहाँ पे हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग ही होगा, नेगेटिव स्लोप्ड होगा, यानी कि देयर विल बी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, तो सब अगर हम इनकम इफेक्ट को इग्नोर करके सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ही कंसिडर करें तो प्राइस एंड डिमांड के बीच हमेशा ही इनवर्स रिलेशनशिप रहेगा। सो आंसर वुड बी ए ऑलवेज। नाउ गाइस बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको हमारे बिजनेस इकोनॉमिक टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए हम बिजनेस इकोनॉमिक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं एट जस्ट ₹250। ये टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज टेस्ट, ठीक है, एंड 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज टेस्ट में आपको 1900 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे ऑल टुगेदर। ओके, ये टेस्ट आपने क्या करना है, आपने ऐप के थ्रू आप दे सकते हो, अपने मोबाइल के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन लैपटॉप के थ्रू भी दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप टेस्ट दोगे, आप टेस्ट लाइक क्विज के फॉर्म में होगा। ठीक है, आपने करेक्ट आंसर चूज करना है, फिर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपको स्कोरिंग दिखेगा एंड आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस भी मिलेगा, एंड उसके बाद आप ईच टेस्ट को रिव्यू कर सकते हैं, एंड रिव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं आपने कहाँ पे मिस्टेक किया, एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन की यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। तो ये टेस्ट की यूनिक फीचर यही है कि ईच एमसीक्यू इज अकम्पनीड बाय एन एक्सप्लेनेशन, जो कि डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इजी लैंग्वेज में है, आपको समझ आ जाएगी इस हिसाब से है। ठीक है, और ये टेस्ट सीरीज में जितने भी आपके पास एमटीपीज, पीवाईक्यूज, आरटीपीज के क्वेश्चन है वो सब इंक्लूडेड है अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। तो इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, आपको 10 सोर्सेज से 10 जगह से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यही टेस्ट सीरीज के थ्रू आप करोगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए मोर देन इनफ हो जाता है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट के सोर्सेज के क्वेश्चन तो है ही, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, आरटीपीज, और उसके अलावा मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो
ये एक टेस्ट सीरीज करोगे तो यू विल बी 100% प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम। और ये टेस्ट सीरीज करने के बाद मेरे कई सारे बच्चे 80 प्लस मार्क्स लेके आए हैं, एंड कुछ बच्चे तो 90 प्लस भी स्कोर कर पाए हैं। तो ये टेस्ट सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। एंड आपको कहीं भी कोई भी एमसीक्यू में डाउट होता है तो मैं भी हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। जो भी बच्चे टेस्ट लेते हैं हम उनको एक अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डालते हैं, और वहाँ पे जो भी उनकी समस्या है, डाउट है कॉन्सेप्ट को लेके, एमसीक्यू को लेके, तो वहाँ पे डाउट क्लैरिफाई भी मैं करती हूँ, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद मेंटोरशिप दोनों ही मिल रहे हैं जस्ट 250 रुपीज़ में। और ये टेस्ट 180 डेज के लिए वैलिड है, यानी कि 2 अटेम्प्ट तक आप ये टेस्ट का फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको बस इतना ही कहूँगी ये टेस्ट सीरीज के बारे में कि जो आपका कॉस्ट है, आपको जो कॉस्ट पड़ेगा 250 रुपीज़, इट इज़ मच लेस देन द मार्जिनल बेनिफिट जो आपको ये टेस्ट सीरीज से मिलेगा, यानी कि मार्जिनल बेनिफिट इज हायर देन मार्जिनल कॉस्ट। और एज अ इकोनॉमिक स्टूडेंट हमें पता है कि अगर हमारा बेनिफिट हायर है कॉस्ट से तो हमें ये ज़रूर लेनी चाहिए, है ना, इसमें हमारा फायदा है, ठीक है। सो विद दिस लेट्स मूव ऑन नाउ। अगर आपको टेस्ट लेनी है तो दिस इज द लिंक, आप ये लिंक में जाके हमारे टेस्ट देख सकते हैं एंड परचेज कर सकते हैं। एंड परचेज करने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप टेस्ट खोलोगे तो आपको मेरा नंबर भी वहाँ पे दिख जाएगा, ईमेल आईडी भी दिख जाएगी, जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर परचेजिंग द टेस्ट, ठीक है। या कोई भी आपको और क्वेरी हो टेस्ट के बारे में तो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी यहीं पे आपके दे देती हूँ, 7042573353। दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है तो मुझे पूछ सकते हैं, ओके। तो चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Question number 50. Which one of the following is not an internal economies of scale? इनमें से कौन सा internal economies नहीं है? टेक्निकल इकोनॉमीज, फाइनेंशियल इकोनॉमीज, इकोनॉमीज ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर मार्केटिंग इकोनॉमीज। देखिए टेक्नोलॉजी में चेंज करना है, फाइनेंस अपना मेंटेन करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, ये तो एक बिजनेस की अंदरूनी चीज है, राइट, उसकी इंटरनल पॉलिसीज में डिपेंड करता है। तो अगर वो अच्छे से ये चीज को मैनेज करेगा तो उसको फायदा होगी, राइट। तो ये इंटरनल इकोनॉमीज है। लेकिन इकोनॉमीज ड्यू टू लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक्सटर्नल इकोनॉमीज है। क्योंकि लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री का क्या मतलब है कि आपने ऐसे ही जगह आपने बिजनेस किया है, अपना कंपनी स्टैब्लिश किया है, जहाँ आसपास भी आपके जैसे ही आपके सेक्टर के ही कंपनीज है। अब इससे क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल इजीली मिलेगा, आपको मैन पावर इजीली मिलेगा, जिसकी वजह से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इजीली मिलेगा, जिसकी वजह से आपको अपनी बिजनेस में दिक्कत नहीं होगी, आपकी बिजनेस स्मूथली रन कर सकता है बिकॉज ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये तो आउटसाइड फैक्टर्स की वजह से आपको फायदा हो रहा है, क्योंकि आपको मैन पावर इजीली मिल रही है, आप इजीली हायर कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके जैसे सिमिलर बिजनेस में काम करे, तो वो ऑलरेडी स्किल्ड है, राइट। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको एक वेल सेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, क्योंकि वो एरिया में ऑलरेडी आपके जैसे अदर बिजनेस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, है ना। तो इसकी वजह से आपको फायदा हो रहा है, तो ये एक्सटर्नली आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आपको फायदा हो रहा है। सो दिस इज external economies of scale, not internal. So correct option होगा option C. Question number 51. A mathematical relationship showing the maximum output that can be produced by each and every combination of input is called production equation, production function, प्रोडक्शन शेड्यूल, या फिर प्रोडक्शन आइडेंटिटी। देखिए इसको हम ये मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड द मैक्सिमम आउटपुट दैट यू कैन प्रोड्यूस, उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 52. In economies, generally the classification of markets is made on the basis of time, geographical area, volume of business, या फिर all of these। देखिए मार्केट को हम ये तीनों ही बेसिस में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो आंसर इज डी, all of these। Question number 53. Peak is the dash stage of expansion. Later, earlier, either A or B या फिर none of the above. Peak is the later stage of expansion, यानी कि expansion के अंतिम में, right? जब like पूरी तरह से expansion हो चुका है और expansion के end stage is the peak, है ना? So that's why correct option is option A. Question number 54. Repercussions of business cycles get dashed felt on nearly all economic variables, alternatively, simultaneously, one by one, या फिर all of the above। The answer is simultaneously, यानी कि एक ही साथ
बहुत सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स को ये एक ही साथ अफेक्ट करता है और एक ही साथ हमें फील होता है इसका इफेक्ट, ठीक है। सो आंसर इज बी, साइमल्टेनियसली। क्वेश्चन नंबर 55, in order to influence spending on goods and services in the short run, dash is directed at directly influencing interest rate, फिजिकल पॉलिसी, बजटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक पॉलिसी। देखिए इंटरेस्ट रेट कौन सी पॉलिसी का मेन टूल है? इंटरेस्ट रेट इज द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, राइट। जब भी आरबीआई को मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना होता है, जब भी वो मॉनेटरी पॉलिसी लेके आते हैं, तो प्राइमरी टूल वो यूज करते हैं इंटरेस्ट रेट टू इन्फ्लुएंस स्पेंडिंग, राइट। सो दैट्स व्हाई इंटरेस्ट रेट बीइंग द टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सी, मॉनेटरी पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 56, consider the following statement and select the correct answer from the given options. Okay, again assertion reason वाली question है, तो पहले assertion देख लेते हैं। देखिए, in the short run, under perfect competition, given the market demand and market supply, the industry is in equilibrium at the price which clears the market. देखिए जो इक्विलिब्रियम प्राइस है परफेक्ट कंपटीशन में, उसको हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं, राइट। ये वो प्राइस होता है जहाँ पे डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई, है ना। हमने परफेक्ट कंपटीशन का जब हम इंडस्ट्री की इक्विलिब्रियम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, डिमांड लेते हैं, इस तरह से सप्लाई लेते हैं, और इसी को जो ये प्राइस होता है इसी को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं, राइट। एंड यही प्राइस इंडिविजुअल फर्म्स भी लेते हैं, इसलिए हम उनको प्राइस टेकर्स कहते हैं ना। तो ये प्राइस जो इक्विलिब्रियम प्राइस है ना, इसको हम मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी कहते हैं। इट इज दैट प्राइस जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई बराबर होता है, सो दैट्स व्हाई इट इज द मार्केट क्लियरिंग प्राइस। तो असर्शन तो यहाँ पे ठीक है। अब रीजन देखते हैं। देखिए, इन द लॉन्ग रन ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री अर्न प्रॉफिट। देखिए लॉन्ग रन में सारे ही फर्म्स जो परफेक्ट कंपटीशन के हैं, क्या वो सारे प्रॉफिट कमाते हैं? नहीं, जरूरी नहीं है। कुछ फर्म्स लॉस भी कमा सकते हैं। जो लॉस कमाते हैं वो इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं इन द लॉन्ग रन, और जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हैं शॉर्ट रन में, वो भी लॉन्ग रन में जाके सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लग जाते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे फर्म्स प्रॉफिट कमाए। यहाँ पे अगर ये कहते हैं कि सारे फर्म्स नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे, तो ये स्टेटमेंट ठीक होता। लेकिन ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सब प्रॉफिट कमाते हैं, नहीं, कुछ लॉस भी कमाते हैं जो इंडस्ट्री छोड़ के भी जाते हैं, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि आर ट्रू नहीं है, ठीक है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हाँ ये करेक्ट है, ठीक है। ये हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57, which of the following is correct regarding the long run cost? It is the least cost of producing each level of output. हाँ, लॉन्ग रन में हमें बहुत सारे लाइक शॉर्ट रन कॉस्ट को एनवलप करते हुए लॉन्ग रन कॉस्ट मिलता है ना। एंड ईच लेवल के लिए हम पता कर सकते हैं व्हाट इज द लीस्ट कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट, राइट। सो दिस इज करेक्ट। एलएसी कर्व, कॉन्वोलॉप्स, एसएससी कर्व्स, हाँ देखिए इस तरह से हमारे एसएससी कर्व्स होते हैं, राइट। एंड इन सबको एनवलप समेटते हुए हमारा एलएसी कर्व होता है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। एलएसी इज यू शेप्ड, हाँ देख सकते हैं इस तरह से ये यू शेप्ड का कर्व होता है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो ऑल थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। Question number 58. The elasticity of supply at any point on a given supply curve passing through the origin points making angle 35 degree with the x-axis is greater than 1, less than 1, equal to 1 या फिर any of the above। देखिए अगर हमारा सप्लाई कर्व origin के थ्रू पास कर रहा है, then whatever angle it makes, हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमेशा ही इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि ओरिजिन से पास जब करता है ना, तो वट एवर इज द चेंज इन एक्स एक्सिस, उतना ही चेंज आपको वाई एक्सिस में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सो चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू द चेंज इन द प्रोपोर्शन इन चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू द प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो वट एवर एंगल इट मेक्स डज नॉट मैटर, 45 डिग्री एंगल बनाए, 40 बनाए, 35 बनाए, 90 कुछ भी बनाए, 60 बनाए, ठीक है, कोई भी एंगल बनाए,
अगर आपका सप्लाई कर्व इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म डैश कंट्रोल ओवर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी कि जो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स है, ठीक है। तो क्या फर्म के मैनेजमेंट का इन्वायरमेंट के फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल होता है? नहीं, राइट। सो डज इट हैज कंट्रोल, हैज नो कंट्रोल, हैज पार्शियल कंट्रोल, या फिर नन ऑफ दिस? द आंसर इज हैज नो कंट्रोल। हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट में होता है, राइट। तो एक्सटर्नल को देखते हुए, राइट, ऑब्जर्व करते हुए वी कैन चेंज इंटरनल पॉलिसीज, लेकिन एक्सटर्नल को हम इन्फ्लुएंस नहीं, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज हैज नो कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर? कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ये हमारा लीडिंग इंडिकेटर है, ठीक है। क्योंकि देखिए कंज्यूमर कितनी कॉन्फिडेंट है फ्यूचर को लेके, वो हम आज स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आगे का हमें प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहा है। सिमिलरली स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि स्टॉक मार्केट भी कॉन्फिडेंस बताता है कि देश के लोगों को कंपनी के तरफ कितनी कॉन्फिडेंस है, ठीक है। आपने जिन कंपनी में शेयर्स लगाया हुआ है, जिन बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उनके ऊपर कितना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। अगर ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट हाई होता है, और कॉन्फिडेंस नहीं है तो स्टॉक मार्केट गिरता है, ठीक है। तो अगेन ये फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, तो ये दोनों ही हमारे लीडिंग इंडिकेटर है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ना, ये लैगिंग इंडिकेटर है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम कब निकालते हैं? जब लोग ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं, ठीक है। जब इकोनॉमी में मंदी आ चुके हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, फिर हम गिनते हैं कि कितने लोग बेरोजगार है, और हम ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालते हैं, ठीक है। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट को बता रहा है, मतलब ऑलरेडी जो घटना घट चुकी है उसकी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ लैगिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर। न्यू हाउसिंग स्टार्ट्स, ये भी लीडिंग है, क्योंकि न्यू हाउसिंग स्टार्ट का क्या मतलब होता है कि फ्यूचर में अब घर बनने, अभी कंस्ट्रक्शन अब शुरू होने वाला है फ्यूचर में, ठीक है। अभी बन रही है तो अब फ्यूचर में बनेगी, फिर वो सेल होगी, ठीक है। तो दिस ऑल्सो प्रेडिक्ट्स द फ्यूचर, फ्यूचर अच्छी है यानी कि रियल स्टेट की, ये न्यू हाउसिंग स्टैट्स हमें बताती है। सो दिस इज ऑल्सो अ लीडिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन सी। Question number 61, which of the following is implication of fiscal deficit? देखिए फिजिकल डेफिसिट क्या है, अगर हम बहुत लेमैन तरीके से इसे समझे, तो अगर हमारा एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज्यादा है तो ये हमें फिजिकल डेफिसिट कराती है, राइट। दिस इज फिजिकल डेफिसिट। अब फिजिकल डेफिसिट से निकलने का तरीका क्या होता है गवर्नमेंट के पास? या तो गवर्नमेंट बोरोइंग करे, पैसे अपने देश के लोगों से करे या बाहर के लोगों से करे, राइट। अब गवर्नमेंट अगर ज्यादा बोरो करती है ना, तो क्राउडिंग आउट की समस्या हो सकती है, कि गवर्नमेंट इतनी बोरो कर रही है कि प्राइवेट लोगों के पास अब ज्यादा बचा नहीं बोरो करने के लिए। सो इट इज क्राउडिंग आउट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये एक इम्प्लीकेशन हो सकती है। अब दूसरा तरीका फिजिकल डेफिसिट से निकलने का इज प्रिंटिंग करेंसी, राइट। अब अगर गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट करी, तो दूसरी समस्या क्या हो सकती है? इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इनकी इतनी ज्यादा पैसे नोट है कि जो पैसे की वैल्यू है वो अब कम हो जाती है, उसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं, राइट। तो ये भी एक इम्प्लीकेशन हो सकती है। एंड तीसरा इम्प्लीकेशन कैन बी इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। डेफिसिट इतनी ज्यादा है, ठीक, उसकी वजह से अब लोगों को अपनी गवर्नमेंट में भरोसा नहीं है कि वो हमारे देश की इकोनॉमी अच्छे से चला सकती है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के प्रति विश्वास है ना, क्रेडिबिलिटी है, वो कम हो सकता है, इरोजन हो सकती है। तो ये तीनों ही इम्प्लीकेशन हो सकते हैं फिजिकल डेफिसिट के। तो आंसर यहाँ पे होगा ऑल ऑफ दिस। अब देखिए आपके आंसर क्यू में सिर्फ ऑप्शन सी को आंसर बताया गया है, लेकिन देखो हमने देखा कि ए एंड बी भी इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फिजिकल डेफिसिट के, ठीक है। तीनों ही हो सकते हैं, तो आंसर डी ऑल द अबव ही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62, इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैज जंप्ड हाई। द रीजन मे बी inflow foreign exchange, outflow of foreign exchange, autonomous payments, ओवर ऑटोनोमस रिसीव्स, या फिर ऑल ऑफ दी अवर। देखिए हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रही है, इट हैज जंप्ड हाई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? यानी कि फॉरेन करेंसी की जो कलेक्शन है हमारे देश में वो बढ़ रही है। तो ये कलेक्शन कब बढ़ेगी? जब हमारे देश में फॉरेन करेंसी ज्यादा आएगी, है ना। सो व्हेन देयर इज इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Question number 63, which of the following is the primary objective
of economic planning in India, abolition of poverty, removing unemployment, growth with social justice या reducing inequality of income. देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग का मेन गोल यही था कि ग्रोथ हो कंट्री में, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर लोग ही अमीर बने, गरीब लोग गरीब ही रहे, नहीं, सोशल जस्टिस के साथ, ठीक है। सो ग्रोथ हो लेकिन एक बैलेंस्ड तरीके से ग्रोथ हो, सारे सेक्टर्स में ग्रोथ हो, सारी ही स्टेट्स में ग्रोथ हो, सोशल जस्टिस के साथ सभी को हम आगे बढ़ाएं, नॉट जस्ट अ फ्यू इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स और इन्फ्लुएंशियल पीपल, ठीक है। सो ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव। Question number 64. The program of economic reform in India was started on 26 July 1990, 23rd July 1992, 21st July 1991 या फिर 24th July 1991। देखिए जो इकोनॉमिक रिफॉर्म का प्रोग्राम है ये ऑफिशियली इंडिया में स्टार्ट हुआ था on 24 जुलाई 1991। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Question number 65. Impure public goods are private goods, public goods, a package of public and private goods या फिर harmful goods for the society। देखिए पब्लिक गुड तो आप समझ ही गए होंगे, जो सबकी प्रॉपर्टी होती है, राइट। अब इम्प्योर, इसको हम इम्प्योर कब कहते हैं, जब पब्लिक प्रॉपर्टी में कुछ प्राइवेट में मिक्स होता है ना, तो वो पूरी तरह से पब्लिक नहीं होता है ना, तो उसे हम इम्प्योर पब्लिक गुड्स कहते हैं, ठीक है। सो इट इज अ पैकेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। शायद ये आपके बुक में, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक ये कॉन्सेप्ट है, तो ये आपके लिए आउट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इम्प्योर पब्लिक गुड्स होता है अ पैकेज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट गुड्स। क्वेश्चन नंबर 66। REER यानी कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इज weighted average of forward exchange rates, nominal rate adjusted for interest, nominal effective exchange rate adjusted for inflation या फिर none of these। देखिए जब भी हम रियल कहते हैं then it is adjusted for inflation, ये तो हमें समझ आता है, राइट। अब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या है, जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है उसी को अगर हम इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करें सो वी गेट REER, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब भी रियल ये टर्म आता है ना, सो इट हैज समथिंग टू डू विद इन्फ्लेशन, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। नॉमिनल से जब हम इन्फ्लेशन हटा दे तो रियल बन जाता है, ठीक है। अब REER क्या होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट को जस्ट इन्फ्लेशन हटा दो तो वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बन जाती है, ठीक है। Question number 67. Brownfield investment refers to building new infrastructure, investing in agriculture, buying or leasing existing setup या फिर none of these। देखिए ब्राउनफील्ड में हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाते, जो एग्जिस्टिंग है उसी को यूज करते हैं, या तो बाई करते हैं या तो लीज करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 68. FDI in India is encouraged through all except, तो इनमें से कौन सा FDI को इनकरेज नहीं कर रहा, ठीक है। एक्सेप्शन हमें देखना है। टैक्स हॉलीडेज FDI को इनकरेज करता है। टैक्स हॉलीडे का मतलब कि हम टैक्स नहीं ले रहे हैं फॉर सर्टन टाइम, फॉर सर्टन कंपनीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट को जब फॉरेनर्स को बुलाना होता है ना कि आओ हमारे देश पे मतलब इन्वेस्ट करो, हमारे देश में बिजनेस स्टार्ट करो, तो वो कहेंगे कि फर्स्ट 5 ईयर हम टैक्स नहीं लगाएंगे या फर्स्ट 3 ईयर टैक्स नहीं लगाएंगे, तो उससे उनका फायदा होगा, राइट। इसको हम कहते हैं टैक्स हॉलीडे। उनका भी फायदा होगा और हमारे गवर्नमेंट का भी ये स्वार्थ पूरी होगी कि हमारे देश में आके लोग बना रहे हैं, ठीक है। सो उसको हम टैक्स हॉलीडे कहते हैं, ठीक है। एंड इट इनकरेजेस FDI। सिमिलरली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऑल्सो इंकरेजेस FDI, क्योंकि हम ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि उनको बिजनेस करने में किसी को भी बिजनेस करने में आसान हो। तो बिजनेस करने में आसान होगा तो लोग इनकरेज होंगे हमारे देश में न्यू बिजनेस खोलने में या फिर एक्सपैंड करने में, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेजिंग। लेकिन अगर हम प्रोटेक्शनिस्ट इंपोर्ट बैन कर रहे हैं, हम बाहर से सामान ले ही नहीं आने दे रहे हैं, हम इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं, तो जो फॉरेन बिजनेसेस जो इंपोर्ट में रिलाई करते हैं, ठीक है, वो अगर इंपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे तो वो हमारे देश में आके क्यों बिजनेस करना चाहेंगे, है ना। तो ये FDI को क्या कर रहा है, डिस्करेज कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट इंकरेजिंग, इट इज डिस्करेजिंग। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी इंकरेज करता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स ऐसे जोन्स होते हैं कि यहाँ पे अगर आप बिजनेस करेंगे तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगा, शायद आपकी टैक्स कम करेगा या आपको सब्सिडी देगा, ऐसे जोन्स को हम SEZ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बिजनेस को इंकरेज करता है, ओके। सो जो डिस्करेज कर रहा है FDI को, दैट इज ऑप्शन सी, प्रोटेक्शनिस्ट इंपोर्ट बैन्स। क्वेश्चन नंबर 69. Which initiative focuses on sustainable lifestyle choices,
एनडीएपी, शून्य, लाइफ या फिर मेक इन इंडिया? द आंसर इज लाइफ। लाइफ ये सपोर्ट, ये इनिशिएटिव ऐसा है जो हमें सस्टेनेबल चॉइसेस लेने में हेल्प करता है ताकि हमारी ग्रोथ भी हो लेकिन हम इन्वायरमेंट को भी ज्यादा असर ना करे, ठीक है? आंसर इज लाइफ। Question number 70. Which policy ended the license Raj? Industrial Policy Resolution 1956, New Industrial Policy 1991, GST Act 2017 या फिर PLI Scheme 2020? देखिए लाइसेंस राज एबोलिश हुआ था, एंड हुआ था विद द एडवेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991. Question number 71. Which organization launched India Policy Insights IPI? सेबी, आरबीआई, नीति या फिर नन ऑफ दीज? नीति आयोग ने लॉन्च किया था इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स। Question number 72. Which of these is not a public sector monopoly anymore? इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली नहीं रही, प्राइवेट प्लेयर्स भी इनमें आ चुके हैं? एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, टेलीकॉम या फिर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस? काफी इजी है, इट इज टेलीकॉम, क्योंकि हमें पता है अभी टेलीकॉम में कौन सा नेटवर्क सबसे ज्यादा चलता है, जियो या फिर एयरटेल। और हमें पता है कि ये दोनों ही प्राइवेट प्लेयर्स है, जियो तो अंबानी वालों का है ना, और एयरटेल भी ये प्राइवेट प्लेयर है, राइट? पहले बीएसएनएल पॉपुलर था, है ना, बीएसएनएल का मोनोपोली था, ये गवर्नमेंट का था, लेकिन अब बीएसएनएल हार्डली कोई यूज करता है, राइट? अब तो जियो एंड एयरटेल ही यूज होता है और दोनों ही प्राइवेट है, तो टेलीकॉम सेक्टर इज नो लॉन्गर गवर्नमेंट मोनोपोली, नाउ इट इज प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे अच्छा खासा काम कर रहे हैं, ओके? Question number 73. Non-tariff measures that affect product quality and standards are called quotas, technical barriers to trade, टैरिफ कोटास या फिर नन ऑफ दिस? देखिए ये तो टैरिफ मेजर हो गया, राइट? अब कोटास भी नॉन टैरिफ मेजर है, लेकिन जो प्रोडक्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड को अफेक्ट करता है दैट इज टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 74. GDP deflator is used to measure फिजिकल डेफिसिट, इन्फ्लेशन, ट्रेड बैलेंस या फिर सेविंग रेट? देखिए जीडीपी डिफ्लेटर से हमें इन्फ्लेशन का पता चलता है ना? हमें अगर नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है देन वी यूज जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि बेसिकली इन्फ्लेशन को हटाने के लिए वी यूज जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है? सो इट इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 75. द इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, पर्सनल इनकम, फैक्टर इनकम या फिर डिस्पोजेबल इनकम? देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम में हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट विथ नेशनल इनकम, फिर जो हमने रिसीव किया है लेकिन हमने अर्न नहीं किया जैसे कि ट्रांसफर पेमेंट वगैरह, तो ये हम ऐड करते हैं पर्सनल इनकम में, ठीक है? सो इट इज द पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम। क्वेश्चन नंबर 76. मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इंक्लूड्स rent and interest only, wages only, capital and labor income that cannot be separated या फिर only profit? देखिए मिक्स्ड इनकम होता है कैपिटल एंड लेबर जो मिक्स होके रह रहे हैं एंड जिसको हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं ना, इसी को हम मिक्स्ड इनकम कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। जनरली जो सेल्फ काम कर रहे होते हैं ना, खुद का काम कर रहे होते हैं, तो उनमें ये समस्या आती है कि कितना उनको प्रॉफिट उनके पैसों की वजह से मिला है और कितना उनके स्किल की वजह से मिला है, ये हम इतनी आसानी से सेपरेट नहीं कर पाते, ठीक है? तो इसको हम मिक्स्ड इनकम में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 77. मोरल हैजर्ड रिफर्स टू रिस्क टेकिंग ड्यू टू इंश्योरेंस कवर, अनइन्फॉर्म्ड प्राइसिंग, एक्सटर्नैलिटीज या फिर हाई सब्सिडीज? देखिए मोरल हैजर्ड होता है कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर चुके हो, जैसे कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर चुके हो और आपको पता है कि अगर आपकी कार की एक्सीडेंट होगी तो अब इंश्योरेंस पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा, राइट? उसकी भरपाई करेगा, तो इसलिए आप थोड़े रेकलेस हो जाते हो, आप ज्यादा सोचते नहीं, राइट? आप रेकलेसली गाड़ी चला लेते हो, तो रिस्क टेकिंग आपकी बढ़ जाती है क्योंकि आपको पता है कि जो एक्सीडेंट होगा, कभी गाड़ी की भरपाई करनी पड़ेगी तो इंश्योरेंस कंपनी करेगा, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं मोरल हैजर्ड, रिस्क टेकिंग ड्यू टू इंश्योरेंस कवर। क्वेश्चन नंबर 78. Which exchange rate regime is adopted by highest number of IMF members? हार्ड पेग, फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग या फिर सॉफ्ट पेग? देखिए ज्यादातर आईएमएफ मेंबर्स ने सॉफ्ट पेग अडॉप्ट करा है। सॉफ्ट पेग जिसको हम मैनेज फ्लोट भी कहते हैं, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा आईएमएफ मेंबर्स ने अडॉप्ट कर रखा है, ओके? मैनेज फ्लोट यानी कि फ्लोट होने दिया जा रहा है लेकिन सर्टेन एक्सटेंट तक, जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है तो गवर्नमेंट इंटरवीन भी करती है, ओके? सो दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पेग या फिर मैनेज फ्लोट, और ज्यादातर आईएमएफ मेंबर्स यही रेजिम अडॉप्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79. The U shape of the short run average cost curve is due to fixed inputs, increasing and then diminishing returns, constant returns to scale या फिर none of these? देखिए returns to scale तो वैसे लॉन्ग लॉन्ग रन का है, ठीक है? एंड यू शेप्ड क्यों होता है?
बिकॉज इनपुट फिक्स है? नहीं, इनपुट तो फिक्स नहीं है, एक इनपुट फिक्स होता है, राइट, बाकी तो वेरिएबल होता है शॉर्ट टर्म में, है ना। तो ये भी कारण नहीं है, कारण इज इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में इंक्रीजिंग रिटर्न्स होता है ना, तो हमारा कॉस्ट कम होता जाता है, कम होता जाता है, राइट। लेकिन एक टाइम के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न स्टार्ट होता है तो हमारा कॉस्ट बढ़ने लग जाता है। सो स्टार्टिंग में जब गिरता है कॉस्ट तो डाउनवर्ड ऐसा नीचे तरफ जाता है, फिर बढ़ता है तो ऊपर की तरफ कर्व आता है, तो दैट्स व्हाई यू शेप यहाँ पे होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 80, which of the following cost is not considered while calculating accounting cost? कौन सा अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, नॉट कंसिडर, ठीक है। रेंट पेड कंसिडर होगा, सैलरी पेड कंसिडर होगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स ये भी कंसिडर होगा, क्योंकि बोरोड किसी और से पैसे उठाए और उनको इंटरेस्ट देना है तो ऑब्वियसली ये अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड होगा। खुद के पैसे का इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होता, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ओन फंड ये इंक्लूड नहीं होता अकाउंटिंग कॉस्ट में, लेकिन दूसरों से बोरो किया है ऑन बोरोड फंड्स तो ये जरूर होगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट अकाउंटिंग कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता, नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ इकोनॉमिक कॉस्ट पे इंक्लूड होता है, ठीक है। सो विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग कॉस्ट इज योर नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 81, a trough in the business cycle indicates the highest level of economic activity, a period of zero unemployment, the lowest point of economic decline या फिर none of these। देखिए ट्रो होता है the lowest point of decline, जो रिसेशन के lowest point होता है उसी को हम ट्रो कहते हैं ना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82, in the four sector model which of the following is not a leakage from the circular flow? सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट या फिर नन दिस। देखिए सेविंग लीकेज है क्योंकि ये जो सर्कुलर फ्लो है इससे पैसे बाहर जा रहा है, राइट, तो दिस इज अ लीकेज, ठीक है। इंपोर्ट भी लीकेज है क्योंकि हम जो पैसा है वो हम देश के बाहर भेज रहे हैं, राइट, तो सर्कुलर फ्लो से ये बाहर जा रहा है, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है इनटू द सर्कुलर फ्लो, क्योंकि हम पैसे सर्कुलर फ्लो के अंदर डाल रहे हैं, हम बिजनेसेस में डाल रहे हैं, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ लीकेज, इट इज इंजेक्शन, ओके। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 83, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एंड एपीसी डिक्रीजेस इट इंडिकेट्स दैट। देखिए इनकम हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम गिर रही है, यानी कि हमारी जो खरीदने की इच्छा है वो कम हो रही है इनकम बढ़ने पे, ठीक है। तो ये कब होगा, ये क्या इंडिकेट करता है, देखिए autonomous consumption is increasing, marginal propensity to consume is increasing, consumption is growing slower than income या फिर saving are falling। देखिए ये इंडिकेट करता है कि हमारी कंजम्पशन जो है वो स्लोली ग्रो कर रहा है देन इनकम, यानी कि इनकम हमारी बढ़ रही है लेकिन कंजम्पशन की इच्छा हमारी इतनी नहीं बढ़ रही, ठीक है, कंजम्पशन की इच्छा हमारी थोड़ी बहुत ही बढ़ रही है। दैट्स वाई जो एपीसी है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो हमारी गिरती, ठीक है। तो टोटल कंजम्पशन हम इतना नहीं बढ़ा रहे हैं जितना कि हमारा इनकम बढ़ रहा है, इनकम ज्यादा प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है लेकिन कंजम्पशन कम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है, ठीक है। सो कंजम्पशन इज ग्रोइंग स्लोअर देन इनकम। क्वेश्चन नंबर 84, द फॉर्मूला फॉर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के इज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1 डिवाइड बाय एमपीसी, 1 डिवाइडेड बाय एपीएस, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी या 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एमपीसी। द फॉर्मूला इज ऑप्शन सी, राइट, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एमपीसी। Question number 85, subsidy on goods with positive externalities lead to higher cost, higher price, lower price या फिर inefficiency। देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी वाले गुड्स, राइट, जैसे कि एजुकेशन हो गया, इन इन चीजों में गवर्नमेंट क्या चाहती है कि इन चीजों की कंजम्पशन बढ़े, है ना, इसीलिए वो सब्सिडी देती है ताकि इनकी प्राइस घट जाए और इनकी कंजम्पशन बढ़ जाए, लोग ज्यादा इसको खरीदने में या फिर इसको कंज्यूम करने में इंटरेस्टेड हो, है ना। तो सब्सिडी की वजह से क्या होती है, इन गुड्स की प्राइस लोअर हो जाती है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द लिक्विडिटी ट्रैप? Money becomes illiquid due to inflation. Money supply becomes ineffective at zero interest rate. Interest rate becomes infinite या bonds have negative it। देखिए लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा पैसा होल्ड करके रखते हैं
मनी को कैश के रूप में ही रखते हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं करते, कहीं बिजनेस में नहीं लगाते, ठीक है? वो जस्ट कैश को कैश के रूप में ही होल्ड करते हैं। और इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट इस टाइम पे इट इज़ नियर ज़ीरो या ज़ीरो पे आ जाती है। और इतना कम इंटरेस्ट रेट होने के बावजूद भी लोग बिज़नेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है? क्योंकि वो डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्थिक मंदी जैसी सिचुएशन आ रही है और लोग इनसिक्योर है फ्यूचर को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा कैश होल्ड करके रखते हैं। और ऐसे टाइम पे जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, जो मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है, वो भी इनइफेक्टिव हो जाती है, ठीक है? तो लिक्विडिटी का आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इंटरेस्ट रेट ज़ीरो होती है एंड मॉनेटरी पॉलिसी या मनी सप्लाई इनइफेक्टिव होती है, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन बी। Question number 87. Which one is not true about merit goods? Merit goods के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है? मेरिट गुड्स अंडर कंज्यूम्ड होते हैं, हाँ, ये अच्छी गुड्स होती है, लेकिन स्टिल जितनी मात्रा में कंज्यूम होनी चाहिए उतनी मात्रा में कंज्यूम नहीं हो रही होती है, ठीक है? सो दिस इज करेक्ट। गवर्नमेंट इनको प्रमोट करती है, हाँ, प्रमोट करने की कोशिश करती है सब्सिडी दे के, राइट? दे हैव नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, नहीं, मेरिट गुड की तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी नहीं होती। सो विच इज नॉट ट्रू इज ऑप्शन सी। Question number 88. Which theory introduced the idea of interest rate influencing money demand? फिशर थ्योरी, कैम्ब्रिज अप्रोच, केनेशियन थ्योरी या फिर नन दिस? देखिए, फिशर थ्योरी एंड कैम्ब्रिज थ्योरी में ना मनी की डिमांड को सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए बताया गया है, या फिर ज्यादा फोकस जो है वो ट्रांजैक्शन पर्पस में दिया गया है, राइट? कि मनी जो है, मनी को हम क्यों होल्ड करते हैं, डिमांड क्यों करते हैं मनी की, ताकि हम ट्रांजैक्शन कर सके, ठीक है? एंड ट्रांजैक्शन जो मोटिव है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इनकम, ठीक है? इंटरेस्ट रेट का ज्यादा चर्चा यहाँ पे किया ही नहीं, इनफैक्ट किया ही नहीं है, ठीक है? लेकिन जब केनेशियन थ्योरी आई, जब कीन्स ने थ्योरी निकाला, तो उन्होंने मनी डिमांड के दो और मोटिव्स बताए। ट्रांजैक्शन मोटिव तो था ही, फिर उन्होंने प्रिकॉशनरी एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव भी बताया, राइट? एंड स्पेक्यूलेटिव मोटिव में जो मेन रोल प्ले करता है दैट इज योर इंटरेस्ट, है ना? यानी कि जब इंटरेस्ट हाई होता है तो लोग बॉन्ड में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, राइट? एंड जो मनी की डिमांड है, डिमांड फॉर मनी जो है वो गिर जाती है। एंड जब इंटरेस्ट लो होता है तो लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, बॉन्ड में इन्वेस्ट कम करते हैं एंड मनी को मनी के रूप में ज्यादा होल्ड करते हैं। सो डिमांड फॉर मनी विल इंक्रीज, ठीक है? सो इंटरेस्ट रेट मनी की डिमांड को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो किसने बताया? वो केनेशी कीन्स ने बताया था इन हिज केनेशियन थ्योरी, ओके? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Question number 89. Speculative demand becomes perfectly elastic when inflation is zero, interest rate is zero, bond prices fall या फिर none of these. देखिए, तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो स्पेक्यूलेटिव डिमांड है इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरेस्ट रेट, है ना? तो देखिए, स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी कब ज्यादा होती है? व्हेन इंटरेस्ट इज लो। अब देखिए, जब इंटरेस्ट जीरो होता है ना, तो लोग बॉन्ड में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? बॉन्ड में इन्वेस्ट करने से अगर कुछ भी इंटरेस्ट उनको मिल ही नहीं रहा, तो वो बॉन्ड में बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करेंगे, वो सारा पैसा कैश के रूप में ही होल्ड करके रखेंगे, है ना? तो मनी की डिमांड जो है यहाँ पे, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इनफाइनाइट हो जाती है, यानी कि जो भी उनके पास पैसा आएगा वो सब मनी के रूप में ही होल्ड करेंगे और वेट करेंगे कि कब इंटरेस्ट बढ़े। फ्यूचर में जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तभी वो बॉन्ड पे लगाएंगे, अभी नहीं लगाएंगे। तो जब तक इंटरेस्ट रेट जीरो है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इन्वेस्ट करके कुछ मिल ही नहीं रहा, जीरो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा? तो सब जो मनी है वो कैश के रूप में ही आप होल्ड करके रखोगे, आप अपॉर्चुनिटी को वेट करोगे कि कब इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैं लगाऊं, ठीक है? तो अभी जो आपका मनी डिमांड है वो इनफाइनाइट है, यानी कि जो सारा पैसा है यू विल होल्ड इट इन द फॉर्म ऑफ कैश। सो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है, यानी कि जितने भी पैसे हैं आप सबको कैश के रूप में ही होल्ड करो, ठीक है? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 90. Which tool is used to observe liquidity by RBI? रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या फिर CRR? देखिए, ऑब्जर्व लिक्विडिटी का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पैसा हो रखा है, ठीक है? पैसे बहुत ज्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, तो अब आरबीआई चाहता है कि थोड़ा बहुत पैसे इकोनॉमी से सक इन कर लो, इकोनॉमी से निकाल लो और अपने पास रखूं, ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी थोड़ा कम हो।
और ये करने का तरीका क्या है? थ्रू रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट के थ्रू आरबीआई क्या करता है? कमर्शियल बैंक से बोरो करता है ना, यानी कि पैसा अपने पास रख लेता है, कमर्शियल बैंक से कहता है कि मुझे पैसा दो, ठीक है, एंड दैट इज डन थ्रू रिवर्स रेपो रेट, है ना। तो जब कमर्शियल बैंक से वो पैसा अपने पास रख लेता है तो इकोनॉमी में पैसा थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, तो जो एक्सेस लिक्विडिटी थी वो ऑब्जर्व हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी सेट्स एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट या फिर बैंक रेट। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेपो रेट, जिसको हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं, ठीक है, ये सेट करता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ओके। जो एसएलआर सीआरआर है ये आरबीआई सेट करता है, ठीक है, एंड बैंक रेट भी आरबीआई ही इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। सो जो मॉनेटरी पॉलिसी सेट करता है दैट इज योर रेपो रेट, तभी तो इसको हम पॉलिसी रेट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट ऑन द करंट फ्रेमवर्क इज। तो करंट फ्रेमवर्क में हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है? 5% प्लस माइनस 2, 4% प्लस माइनस 2, 3% प्लस माइनस 1 या फिर नन ऑफ दिस। देखिए हमारा टारगेट है 4 प्लस माइनस 2, यानी कि टारगेट तो हमारा 4 है लेकिन हमने +2 का बैंड दे रखा है, प्लस या -2 का, यानी कि मैक्सिमम इन्फ्लेशन 6% हो सकता है एंड मिनिमम 2% हो सकता है, लेकिन हमारा आइडियल टारगेट है 4%, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 93, a dealer sells only 2 brands of motorcycle, Royal and Hero. It was observed that when the price of Royal rises by 10%, the demand for Hero increases by 15%. What is the cross elasticity of Hero against the price of Royal? तो देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी हम क्या कैसे निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ हीरो, राइट, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रॉयल, है ना। तो एक कमोडिटी के हम प्राइस में चेंज कंसिडर करते हैं एंड दूसरे कमोडिटी के डिमांड में चेंज कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो देखिए अब हीरो का डिमांड कितने से इंक्रीज हुआ है? बाय 15%, ठीक है, एंड प्राइस ऑफ रॉयल कितने से इंक्रीज हुआ है? बाय 10%। तो याद रखिए यहाँ पे डिमांड भी इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे प्राइस भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, रॉयल का प्राइस इंक्रीज हुआ है एंड हीरो का डिमांड। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा? +1.5। प्लस क्यों हुआ? क्योंकि दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों ही सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आंसर प्लस होगा, ओके। सो आंसर इज +1.5। और देखिए रॉयल एंड हीरो जो है ये वैसे भी सब्स्टिट्यूट्स है ना, और सब्स्टिट्यूट की क्रॉस इलास्टिसिटी हमेशा पॉजिटिव ही आनी चाहिए। सो आंसर इज +1.5। Question number 94, which of the following statements is correct concerning the relationship among the firm's cost function? तो कौन सा ये करेक्ट है? देखिए टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट, नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ ये करेक्ट है, राइट। क्योंकि देखिए टोटल कॉस्ट क्या है आपका? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, दोनों मिला के टोटल कॉस्ट बनते हैं, राइट। अब ये इक्वेशन को आप कैसे भी मोड़ सकते हो। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब ये इक्वेशन से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, है ना। सो दिस इज करेक्ट, बाकी ये दो भी इनकरेक्ट है, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question number 95, when violation of law of demand occurs, then substitution effect is negative, income effect is negative, negative income effect is less than substitution effect, या फिर negative income effect is greater than substitution effect। देखिए लॉ ऑफ डिमांड कब वर्क करेगा? प्राइस इफेक्ट की वजह से वर्क करता है, राइट। देखिए प्राइस इफेक्ट में क्या आता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, ये दोनों मिलके काम करते हैं, है ना। तो लेट्स से अब प्राइस यहाँ पे डिक्रीज हुई है, ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होगा? पॉजिटिव, एंड अगर इनकम इफेक्ट भी पॉजिटिव हुआ देन योर डिमांड विल राइज, ठीक है, इन दैट केस लॉ ऑफ डिमांड विल होल्ड ट्रू। लेकिन देखिए इनकम इफेक्ट ना हमेशा पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभार क्या होता है कि व्हेन प्राइस डिक्रीजेस, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो आपका पॉजिटिव ही रहता है हमेशा, लेकिन जो आपका इनकम इफेक्ट है ना, ये फॉर सर्टन गुड्स जैसे कि इंफीरियर गुड्स के केस में ये नेगेटिव हो सकता है इनकम इफेक्ट, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा? विल डिमांड राइज और विल डिमांड फॉल, क्योंकि एक इफेक्ट तो राइज कर रहा है, दूसरा फॉल कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। अगर सब्स्टिट्यूशन स्ट्रॉन्गर है
तो डिमांड राइज करेगा। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट, जो नेगेटिव इनकम इफेक्ट है, अगर ये स्ट्रॉन्गर है तो डिमांड क्या होगा, फॉल करेगा। एंड अगर प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड डिक्रीज हो रही है, दिस इज द वायलेशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, राइट। और ये कब होगा, कब हो रहा है, when the negative income effect is stronger, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। if the negative income effect is greater than the substitution effect, then violation of law of demand will occur, okay। क्योंकि अगर देखिए यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही स्ट्रांग होता ना, तब तो डिमांड इंक्रीज होता राइट। तो प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड इंक्रीज होना, ये तो नॉर्मल लॉ ऑफ डिमांड है, राइट। अब जो लॉ ऑफ डिमांड कब काम नहीं करता, व्हेन प्राइस डिक्रीज होने पे डिमांड भी डिक्रीज कर रही है, दिस इज वायलेशन। और वायलेशन ये कब हो रहा है, when negative income effect is stronger than the positive substitution effect, okay। So correct answer is option D. Question number 96. Given total cost is equals to 2000 plus 15Q minus 6Q2 plus Q3. How much is the total fixed cost at quantity 2000? 2000, 975, 30,000 या can't be determined. तो देखिए यहाँ पे हमें टोटल कॉस्ट का फंक्शन दिया हुआ है, राइट। अब ये फंक्शन में अगर हम देखें तो देखिए ये वेरिएबल 15Q की वेरिएबल को देखिए, दिस वेरिएबल इज डिपेंडेंट ऑन द क्वांटिटी, राइट। this variable is also dependent on quantity Q2 and this is also dependent on quantity Q3. अब जो भी वेरिएबल, जो भी कॉस्ट आपकी क्वांटिटी में डिपेंडेंट है, दैट इज योर वेरिएबल कॉस्ट, राइट। लेकिन अगर आप ये 2000 फिगर को देखेंगे, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी, राइट। ये अपने आप में एक इंडिविजुअल फिगर है, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्वांटिटी। यहाँ पे हमने क्यू नहीं जोड़ा है 2000 के बगल में, राइट। सो द कॉस्ट दैट इज नॉट अफेक्टेड बाय क्वांटिटी, वही तो एक्चुअल में हमारा फिक्स्ड कॉस्ट होता है ना। और क्वेश्चन में हमें यही पूछा है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे हमारा है 2000, बिकॉज देखिए ये फंक्शन में बाकी जो वेरिएबल्स है दे आर अफेक्टेड बाय क्वांटिटी, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट है, जो फिक्स्ड कॉस्ट है दैट इज ओनली 2000, ठीक है। तो चाहे आउटपुट का लेवल कुछ भी हो, चाहे आउटपुट का लेवल 2000 हो, 1 हो, 0 हो, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा हमारा कांस्टेंट ही रहता है, राइट। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज 2000 ओनली, ओके। Question number 97. The market demand curve for a perfectly competitive industry is QD is equals to 12 minus 2P and the market supply curve is QS is equals to 3 plus P. The market will be in equilibrium if, तो देखिए यहाँ पे perfectly competitive industry के लिए quantity demanded हमें दिया हुआ है in the form of equation एंड क्वांटिटी सप्लाइड भी दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आएगा, व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है। तो देखिए अब क्वांटिटी डिमांडेड की जगह इसकी इक्वेशन हम डाल देते हैं 12 माइनस 2P एंड क्वांटिटी सप्लाइड की जगह इसकी इक्वेशन डाल देते हैं 3 प्लस P। तो जब ये दोनों बराबर होंगे तो इक्विलिब्रियम में आएंगे, राइट। अब ये इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू P plus 2P, right? So 12 minus 3, 9 will be equal to 3P. So P will be equal to 3. तो देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस हमने यहाँ पे निकाल लिया, P is equals to 3. अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली क्वांटिटी डिमांडेड में या क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन में P की वैल्यू डाल दो। तो क्वांटिटी सप्लाइड की इक्वेशन में डाल देते हैं। देखिए क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल्स टू 3 प्लस P, यानी कि 3 प्लस P कितनी है हमारी 3, so this will give us 6, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम प्राइस हमारी कितनी आई 3 एंड क्वांटिटी कितनी आई 6, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम में देखिए क्वांटिटी सप्लाइड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड, तो इक्विलिब्रियम आप सप्लाइड कहो, क्वांटिटी सप्लाइड कहो या डिमांड कहो, दोनों 6 ही आएंगे, ओके। सो देखिए अब आंसर यहाँ पे हमारा क्या हुआ, P is equals to 3 and Q is equals to 6. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन D. Question number 98. In economics, we are concerned with value in use only, exchange value only, both value in use या exchange value, या फिर none of the above। देखिए वैल्यू इन यूज क्या होता है कि उस चीज की हमें यूज कितनी है, ठीक है। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है कि मार्केट में उसकी प्राइस कितनी है। अब फॉर इंस्टेंस मान लीजिए एक प्यासे इंसान को पानी की कितनी ज्यादा वैल्यू होती है उस टाइम पे जब आप प्यासे होते हो, है ना। लेकिन मार्केट में तो एक बोतल पानी सिर्फ 20 रुपए में आती है,
देखिए वैल्यू इन यूज़ कितनी ज़्यादा है लेकिन एक्सचेंज वैल्यू कितनी कम है, ठीक है? अब अनदर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ तो डायमंड की नेकलेस की बात करते हैं, उसकी यूज़ क्या है? उसकी यूज़ तो बहुत कम है, बस शो ऑफ करने के लिए पार्टी में कभी-कभी पहन लिया। लेकिन मार्केट में उसकी एक्सचेंज वैल्यू कितनी ज़्यादा है, राइट? तो देखिए वैल्यू इन यूज़ एंड एक्सचेंज वैल्यू में काफ़ी फ़र्क हो सकता है। अब इकोनॉमिक्स में वी आर कंसर्न्ड विथ व्हाट? वी आर कंसर्न्ड विथ एक्सचेंज वैल्यू ओनली कि मार्केट में कितनी वैल्यू, ठीक है? वैल्यू इन यूज़ का इकोनॉमिक्स में कोई काम नहीं होता। सो इन इकोनॉमिक्स वी आर कंसर्न्ड विथ exchange value only. Question number 99. Which is the leading country in respect of inflow of FDI to India? ऐसे कौन से कंट्री है जो सबसे ज्यादा इंडिया में FDI लेके आ रहे हैं? सिंगापुर, मॉरिशस, जापान या फिर नन ऑफ दिस? द आंसर इज सिंगापुर। काफी सालों से सिंगापुर टॉप में आ रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ FDI फ्लो इन इंडिया, ठीक है? कई सालों से देखिए मैं आपको ये इकोनॉमिक टाइम्स की पोस्ट भी दिखाती हूँ। देखिए सिंगापुर रिमेन्स द बिगेस्ट FDI सोर्स फॉर इंडिया फॉर 7 स्ट्रेट ईयर्स। तो पिछले 7 सालों से सिंगापुर सबसे ज्यादा FDI इंडिया में लेके आ रहा है। सो आंसर इज सिंगापुर। और सिंगापुर के बाद जो सबसे ज्यादा लेके आ रहा है दैट इज मॉरिशियस। मॉरिशियस सेकंड में आता है, ठीक है? अब देखिए आपके बुक में भी सिमिलर टाइप के MCQ है, लेकिन वहां पे हमने मॉरिशियस को करेक्ट आंसर बताया था। क्यों? क्योंकि सिंगापुर वहां पे ऑप्शन में था ही नहीं। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा FDI लेके आ रहा है, और वहां पे सिंगापुर नहीं था ऑप्शन में, मॉरिशियस, जापान एंड USA था। तो देखिए उन तीनों में तो सबसे ज्यादा मॉरिशियस ही हुआ, राइट? लेकिन जहाँ पे सिंगापुर भी मेंशन किया है तो फर्स्ट में सिंगापुर ही आता है, ठीक है? और क्या था ना कि पहले मॉरिशियस सबसे ज्यादा लेके आता था, ठीक है? अब सिंगापुर लेके आने लगा है। तो अब मॉरिशियस सेकंड नंबर में आ गया है, पहले मॉरिशियस नंबर 1 में था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन में तो हम अब करंट के हिसाब से ही आंसर करेंगे ना कि हाल फिलहाल में कौन सबसे ज्यादा लेके आ रहा है। सो आंसर वुड बी सिंगापुर, ठीक है? तो आपके बुक के MCQ से कंफ्यूज मत होइएगा, बुक में सिंगापुर ऑप्शन था ही नहीं, इसलिए हमने मॉरिशियस को टिक किया था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे सिंगापुर ही करेक्ट आंसर होगा। Question number 100. The elasticity of supply at any point on a given supply curve passing through the origin points making angle 35 degree with x axis is dash. तो देखिए ये तो रिपीट क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आ चुका है पहले कहीं, है ना? और हमने कहा था आंसर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि अगर सप्लाई कर्व ऑरिजिन के थ्रू पास कर रहा है तो कोई भी एंगल बनाए, कितने भी डिग्री एंगल बनाए, इलास्टिसिटी विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। So with this, we've come to the end of MTP Series 1 for Jan 2026 attempt. So I hope आपको सारे MCQ समझ आ गए होंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी MCQ में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई योर डाउट। या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। CS सिंड्रेला क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी बच्चे डाउट पूछते हैं एंड वी ट्राई टू डिस्कस द डाउट एंड सॉल्व इट, ठीक है? तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद मोर वीडियोस सून। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।